की तरफ से मैं जितने भी हमारे पैनल में हैं और गेस्ट स्पीकर हैं इनको मैं वेलकम करता हूं। और थ्री बीम फाउंडेशन इज़ अ चैरिटी और ये हेल्थ एंड वेलबींग के प्रोग्राम जो हैं 2019 से हम कर रहे हैं। हमें ये अंदाज़ा है कि हमारी जो ब्लैक एंड एशियन कम्युनिटी है उसमें हेल्थ की इनइक्वालिटीज़ हैं। सम ऑफ द डिजीज़ के जिस तरह हार्ट की है, डायबिटीज़ है, मेंटल हेल्थ है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। तो हम इसलिए ये 2019 से रेगुलरली हेल्थ एंड वेलबींग के प्रोग्राम कर रहे हैं। और जब से ये कोविड-19 शुरू हुआ है उससे हमने इसके पर भी वर्कअप शुरू किया। हमने जो लॉकडाउन से पहले कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए कोविड-19 की आगाही के लिए प्रोग्राम किया था, जिसमें डॉक्टर आमिर हनान जो यहाँ जीपी हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी। और फिर ये है कि ऑब्वियसली जब ये कोविड-19 की जो पैंडेमिक है ये बढ़ी है तो उसके बाद जो ग्रोइंग एविडेंस था कि हमारी जो एशियन और ब्लैक एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं इनको कोविड-19 का इफ़ेक्ट बाकी लोगों से ज़्यादा हुआ है। उसकी आगाही के लिए फिर ये है कि वैक्सीन जब से आई है हम इस पे काम कर रहे हैं कि कम्युनिटी को इसके बारे में बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन दें, पर्टिकुलरली जबकि सोशल मीडिया में कुछ नेगेटिव कैंपेन है एंटी वैक्सीन की। तो हमने इसकी एहसास किया कि इसके लिए कम्युनिटी के लिए कोई वर्कअप होना चाहिए। तो हमने दिसंबर में 28 दिसंबर को हमने यही प्रोग्राम इंग्लिश में हमने किया था जो हमारी ऑडियंस के लिए था। और उसमें हमने इसकी डिटेल्स के बारे में बताया था। तो अब इसी के फ़ॉलो-अप में फीडबैक थी कम्युनिटी की तरफ से कि इफ इट्स डन इन अ लोकल लैंग्वेज तो हमने इसको फिर उर्दू में इसको किया है। तो उसमें द मेन मोटिव ऑफ टुडेज़ टॉक इज़ कि हम ये पता कर सकें जो जितने भी हमारी कम्युनिटी है एशियन की उसको एक बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन और पोर्टल प्रोवाइड किया जाए। तो मेरे साथ आज जो स्पीकर्स हैं उनमें जो गेस्ट स्पीकर है हमारे पास लॉर्ड वाजिद खान हैं। ही इज़ रिसेंटली इनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपॉइंट किया दिसंबर लास्ट ईयर। और वाजिद खान इज़ करंटली ये अभी यंगेस्ट सर्विंग मेयर ऑफ बर्नले हैं। और आल्सो ही इज़ एक्स एमईपी फॉर द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो उन्होंने 2017 से 2019 में यूरोपियन पार्लियामेंट में एज ए मेंबर रहे हैं और ही वाज वेरी एक्टिव मेंबर। और इन्होंने आल्सो इंटरनेशनल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में भी एक्टिवली कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए हैं पाकिस्तान, रशिया, टर्की, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इंटरनेशनली। सो आई वेलकम लॉर्ड वाजिद खान। और हमारे पैनल में जो हैं 4 प्रोफेशनल्स हैं। उसमें डॉक्टर सलमान शाहिद हैं। ये यहाँ लोकल जीपी हैं एंड ही इज़ आल्सो डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ रोचडेल हेल्थ अलायंस के एंड क्लिनिकल डायरेक्टर एनएचएस प्राइमरी केयर नेटवर्क मिडलटन। और इनका जो है ना ओवर 15 ईयर एक्सपीरियंस है एंड ही सक्सेसफुली हेडेड एंड वेरियस क्लिनिकल एनएचएस प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया है और ग्रेटर मैनचेस्टर एरिया में। और मेरे दूसरे जो पैनल में हैं स्पीकर वो डॉक्टर मोहम्मद रज़ा नकवी हैं। ये कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट हैं शेफील्ड टीचिंग हॉस्पिटल में एंड ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स एक्सपीरियंस है एज ए वर्किंग एज ए कंसल्टेंट वायरोलॉजिस्ट। और मेरे नेक्स्ट जो पैनल पे है डॉक्टर मोहम्मद तैयब हैदर। ही इज़ ये मेडिकल डायरेक्टर है एनएचएस में, मेडिकल डायरेक्टर बेसिल्डन हॉस्पिटल मिड एंड साउथ एसेक्स फाउंडेशन। और इन्होंने इनकी खिदमात के पेश नज़र इनको उन्हीं की तरफ से एमबीई का अवार्ड भी दिया गया पर्टिकुलरली फॉर द हेल्थ सर्विसेज। लेकिन आल्सो कोविड-19 के ऊपर इन्होंने काफ़ी रिस्पांस है कम्युनिटी इन द एसेक्स, उस सिलसिले में इनको ये एमबीई का भी रिसेंटली है। एंड वी कंग्रेचुलेट डॉक्टर मोहम्मद तैयब हैदर फॉर दैट। और अमेरिका से हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन। ये है अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी
एंड ओवर 20 ईयर एक्सपीरियंस है इनका इंटरनल मेडिसिन में। और ये डायरेक्टर है वाइटल प्रोस्पेक्ट क्लिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि मुख्तलिफ ट्रायल्स मेडिसिन पे कंडक्ट करते हैं। और इनके ऑल्सो इज एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा कॉलेज ऑफ मेडिसिन। और इनका वर्थ ऑफ एक्सपीरियंस है क्लिनिकल ट्रायल्स की कंडक्टिंग में, एंड ही सर्टिफाइड क्लिनिकल investigator for the trials for more than 17 years, 18 years का एक्सपीरियंस है। तो ये है पैनल में। तो अब इसका शुरुआत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमने एक इस पे सर्वे किया है कि रफीक कैन यू पुट इट ऑन। उसमें हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो करंट जो सूरत हाल है कि न्यूज़ मीडिया और आउटलेट से ये कितनी आपको आगाही है कि वुड यू लाइक टू कंसिडर ए वैक्सीन। तो ये हम शुरू में अगर आप लोग इस पे फिल कर दें, एंड देन वी विल डू एट द एंड दोबारा इसको करेंगे। तो अब इसको हम अपनी डिस्कशन को ओपन करते हैं। मैं सबसे पहले जो है ये चूँकि कोविड-19 के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिटी में हैं, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर तैयब हैदर की अगर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कोविड-19 का हॉस्पिटल्स में क्या इम्पैक्ट है, हाउ आर द पीपल अफेक्टेड, किस तरह उनकी या उसके बाद यही सवाल फिर मैं डॉक्टर शाहिद से करूँगा। तो पहले डॉक्टर तैयब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया डॉक्टर तारिक। देखिए, जो हॉस्पिटल्स जहाँ तक यूके का ताल्लुक है वो तो बहुत शदीद प्रेशर में रहे हैं तकरीबन पिछले 8-9 महीने से। पहली वेव जैसे आपको पता है मार्च में बड़ी अचानक आई थी। उस वक्त प्रिपरेशन भी लिमिटेड थी बोथ गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स की, लेकिन बहरहाल बड़ी इमरजेंसी बुनियादों पे उस वक्त काम हुआ था। और तकरीबन वो 6 हफ्ते के करीब वो वेव जो है वो रही थी। जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये डेवलप हुई है दिसंबर के मिड में, जैसे वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसी के साथ ही नई स्ट्रेन जो जिसको कैंट स्ट्रेन कहा जाता है उसके केसेस आना शुरू हुए। और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में जैसे आपको पता है कि यहाँ पे दोबारा लॉकडाउन लगाया हुआ, और उसी दौरान में बहुत शदीद किस्म का प्रेशर हॉस्पिटल्स पे आया। उसका अंदाज़ा आप ये कर लें कि लंदन के हॉस्पिटल्स में क्रिसमस के दिन तकरीबन 4000 पेशेंट थे जो कि वेंटिलेटर्स पे थे, लेकिन अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो डबल हो गए और तकरीबन 8 जनवरी तक उनकी तादाद 8000 तक हो गई। तो इस वक्त भी प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जनवरी के मिडल तक तो बहुत ज़्यादा NHS के हॉस्पिटल्स में और मेरे अपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे। टोटल इस वक्त यूके में 35,000 के करीब मरीज हैं जो कि इन पेशेंट इस वक्त अस्पतालों में एडमिट हैं, और उनमें से तकरीबन 8000 के करीब ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर्स पे हैं। तो लोगों पे भी इसका ज़ाहिर बात है, मरीजों पे तो जो असर वो काफ़ी बुरी कंडीशन में शदीद बीमार होके सांस की तकलीफ के साथ प्रेजेंट करते थे। अक्सर को फिर उनको रेस्पिरेटर पे डालना पड़ता था या उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो मरीजों की नेचुरली उन पे तो इफेक्ट होते हैं, लेकिन इसके साथ स्टाफ भी काफ़ी इफेक्ट हुआ। बहुत सारा स्टाफ को खुद कोविड उनको हुआ, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, और ये एक कांस्टेंट एक प्रेशर रहा है कि स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड रही है। तो इन समरी बेसिकली ये सिचुएशन रही है। अल्लाह का शुक्र है थोड़ी सी कोई पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी हालत बेहतर होनी शुरू हुई है। जी, डॉक्टर शाहिद आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे एज ए जीपी, आपको कितना इसमें प्रेशर विद कोविड-19 फेस करना पड़ा और किस तरह की सूरत हाल रही है एज ए जीपी? जी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। नंबर ऑफ केसेस तो जिस तरीके से बताया था ये साहब ने बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं, अब ज़रा बेहतरी हुई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं फोकस करूँगा अपने बेम कम्युनिटी की तरफ के हमने ये नोट किया है कि काफ़ी तादाद में कम्युनिटी में जो एशियन फैमिली, क्योंकि मेरा जो एरिया है वो रॉस्टेल एरिया को मैं फोकस करता हूँ, वहाँ पे प्रैक्टिस है और वहीं पे बेसिकली नंबर ऑफ केसेस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो तेजी से ऊपर गए हैं और काफी लोग जो हैं वो जो हमारे साथ थे अब कोविड हो जाने की वजह से वो अब नहीं है, क्योंकि कंडीशन इतनी सीवियर थी, दे कुड नॉट सर्वाइव। तो केसेस डेफिनेटली ओवरऑल भी खराब हुए हैं,
एशियन कम्युनिटी में या बेम कम्युनिटी भी काफ़ी उससे ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है। और इम्पोर्टेंट एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इनफैक्ट रिकवर भी कर चुके हैं, उनमें लॉन्ग कोविड के सिम्पटम्स अभी तक हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी भी उनकी वैसे तो वायरस से रिकवर हो गए हैं, लेकिन मुसलसल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहना या बॉडी में एक्स एंड पेन्स रहना और वेक सिम्पटम्स वो काफ़ी लंबे अरसे तक चल रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी में या जीपी में हम बेसिकली इन केसेस को देखते हैं, हॉस्पिटल इन केसेस को डील नहीं करता। और ये काफ़ी डिसेबलिंग सिम्पटम्स हैं जो कि जिनका कोई क्विक रेमेडी नहीं है और इनके बारे में अभी हमें मुकम्मल तौर पे मालूम भी नहीं है। तो यही बेसिकली ऑब्जेक्टिव भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से वैक्सीनेट करें। पिछले 4 से 6 हफ्ते में वैक्सीनेशन हम प्रोग्राम मुकम्मल रोल आउट हुआ है पूरे कंट्री में, जिसमें मैनचेस्टर और ग्रेटर मैनचेस्टर में एचएमआर के एरिया जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो शामिल हैं। हमने 5-6 हज़ार के करीब वैक्सीनेशन कर ली हैं और सप्लाई को देखते हुए हम तेज़ी से इस प्रोग्राम को तेज़ी से रोल आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर तैयब, इससे रिलेटेड ही सवाल है कि पहले बीच में वो एक वीडियो सर्कुलेट काफ़ी हुई कि जी हॉस्पिटल्स जो हैं एम्प्टी हैं, दे आर नॉट ओवरबर्डन बाय कोविड-19 पेशेंट्स। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? और इसके रेलेवेंट एक और दूसरा सवाल भी है जो इसी से मिलता है कि हॉस्पिटल अगर इतने बिजी हैं तो फिर नाइटिंगेल हॉस्पिटल्स एम्प्टी क्यों हैं? तो इसके पर ज़रा थोड़ा कोई रोशनी डालेंगे? शुक्रिया बहुत। जहाँ तक हॉस्पिटल्स के बिजी ना होने की, तो बिल्कुल एक ऐसी बात है कि मुज़ाहिका खेज़ किस्म की बात है। हकीकत ये है कि पिछले कुछ महीनों में जो काम हुआ है वो सिर्फ कोविड पे हुआ है, जिसकी वजह से जैसे अस्पतालों में इस वक्त जिसको हम इलेक्टिव सर्जरी कहते हैं, जैसे हार्ट की सर्जरी हो गई या हड्डियों की सर्जरी हो गई, वो बिल्कुल इस वक्त रुकी हुई है, क्योंकि अस्पतालों में जगह ही नहीं उन मरीजों के लिए। यहाँ तक कि कैंसर के मरीज हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट्स इस वक्त रुकी हुई हैं। तो अस्पताल तो बहुत बिजी हैं। ये ज़रूर है कि अस्पतालों में जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग आपको सोसाइटी में रखते हैं, आप वार्ड में जाएं, आपको वहाँ पे भी मरीज कुछ फासले पे एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं। इसी तरह कोविड वाले मरीजों को कोशिश की जाती है कि वो जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनसे अलग अलग रखा जाए। तो इससे बाज़ का तासुर मिलता है कि अस्पताल में खुले हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, अस्पताल बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और जहाँ तक आपने नाइटिंगेल हॉस्पिटल्स की बात की, देखें नाइटिंगेल हॉस्पिटल्स ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था। उन्होंने फर्स्ट फेज में उस वक्त जो उनकी सोच थी, बड़ी जल्दी में नाइटिंगेल हॉस्पिटल्स बनाए, लेकिन अस्पताल इमारत के अलावा उसके लिए ज़ाहिर बात है स्टाफ की ज़रूरत होती है। और पिछले कुछ महीनों में स्टाफ एक बड़ी प्रेशियस कमोडिटी, यानी कि बहुत मुश्किल से बड़ा प्रेशर में स्टाफ की अवेलेबिलिटी रही है। तो नाइटिंगेल हॉस्पिटल्स इसलिए ज़्यादा नहीं उनको ऑक्यूपाई किया जा सका जैसे प्लान था, क्योंकि स्टाफ अवेलेबल नहीं है उसके लिए, डॉक्टर्स और नर्सेस। अस्पताल खुद थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे शिफ्ट्स पूरी करने के लिए। इस वजह से वो नाइटिंगेल हॉस्पिटल्स ने थोड़ा बहुत रोल प्ले किया, और अब जैसे वैक्सीनेशन में वैक्सीनेशन सेंटर्स में कुछ को कन्वर्ट कर दिया गया है। ये बेसिक उसकी वजह थी तारिक साहब। चलें, थैंक यू जी। कोविड के हवाले से ही क्वेश्चन है डॉक्टर रज़ा आपके लिए कि इनके लिए ये ज़ाहिर है मतलब लॉट ऑफ मिथ्स किए हैं और मिस इन्फॉर्मेशन है कि वो कोविड जो है वो 5G नेटवर्क की वजह से हुआ है। सो ऑब्वियसली मतलब इसमें ये है कि अगर आप इस पे थोड़ा-सा रोशनी डालें कि ये कैसे है? अगरचे इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो सुनने वाले हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी नॉलेज के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूँगा कि मैं 5G का तो एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इन्फेक्शन के बारे में आपको कुछ बता सकता हूँ। 5G के सेहत के ऊपर और असरात हो सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन का इससे ताल्लुक जो है वो दूर से भी नहीं है। और आप ये समझने की कोशिश करें कि दुनिया के उन हिस्सों में जहाँ पे 5G नेटवर्क नहीं पाया जाता, वहाँ भी इन्फेक्शन हो रही है। तो ये इन दोनों का जो ताल्लुक है आपस में, जिसने भी जोड़ा है वो बिल्कुल गलत जोड़ा। जी, शुक्रिया। डॉक्टर तैयब, अगेन मैं आपकी तरफ आता हूँ कि वो एक दूसरा जो इन्हें होता है कि जी ओनली रियल्स जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं या एल्डरली हैं, ये बीमारी उन्हीं को लग रही है एंड वही इसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है। बाकी और किसी यंगर पॉपुलेशन को इसका कोई इफेक्ट नहीं है। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो बूढ़े लोग हैं, ये जिनको दूसरी बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ वगैरह, उनमें इस बीमारी कोविड के असरात ज़्यादा हैं और मोर्टेलिटी भी उसमें ज़्यादा है। लेकिन ये बात गलत है कि ये उनको यंग लोगों में स्प्रेड जो है इसका, वो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा है।
और ख़ासकर जो हमने देखा है, हमारा अपने इनका ऑब्जर्वेशन है कि जो सेकंड वेव हुई है, इसमें तो जो तफरीक है यानी कि बिटवीन यंग एंड ओल्ड, वो एक तरह की ख़त्म हो गई है। आईटीयूज़ में लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने 40s 50s रिलेटिवली यानी कि यंग, और उनको कोई दूसरी बीमारी नहीं थी पहले, वो भी इस वक्त वहाँ पे एडमिटेड हैं। जी। मैं डॉक्टर इफ्तिखार को इस डिस्कशन में लाता हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार, आपसे ये एक क्वेश्चन हमें जो भेजा गया है कि HIV जो है वो इतने अरसे से है लेकिन उसकी वैक्सीन नहीं बनी, और इस वायरस की जो पैंडेमिक है वो इतनी ज़्यादा देर से नहीं है, लेकिन इसकी फटाफट वैक्सीन आ गई है, तो इसकी वो ऑब्वियसली उसकी वजह से थोड़ा सा उनको क्वेश्चन होता है कि ये इसकी वैक्सीन कैसे जल्दी बन गई है। तो इस पे कुछ हमारे सुनने वालों को बताएंगे? जी डॉक्टर तारक, थैंक यू। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि ये जो वैक्सीन है वो क्यों नहीं बनी। तो वैक्सीन बनाने के लिए यू हैव टू फाइंड के भाई जो उसकी एंटीबॉडीज़ हैं दे कैन ब्लॉक द इन्फेक्शन। तो जो सार्स वायरस है उसके ऊपर पिछले 10 साल से काम हो रहा था, तो वही न्यू कि कौन सी एंटीबॉडी काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। क्योंकि जब एंटीबॉडी बनती हैं तो दे आर मेक बी प्रोटेक्टिव और नहीं भी। जिस तरह हेपेटाइटिस बी के अंदर जब इन्फेक्शन होती है तो आपको एंटीबॉडीज बनती हैं, दे आर प्रोटेक्टिव, उनको दोबारा हेपेटाइटिस बी नहीं होता। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडी बनती है वो कैन टेस्ट हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी, पर दे आर नॉट प्रोटेक्टिव, तो वो फिर भी इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसलिए जो ये कहना कि हम वी वर नॉट एबल टू फाइंड हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडीज़, वो भी हम ट्रीट नहीं कर सके, HIV भी नहीं ट्रीट कर सके, क्योंकि हमारा नॉलेज नहीं है उसके बारे में इतना कि कौन सी एंटीबॉडी उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो इसलिए वो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इन सार्स के केसेस के अंदर पिछले 10 साल के अंदर वी वर एबल टू आइडेंटिफाई द एंटीजन कि ये एंटीजन अगर देंगे तो इसके एंटीबॉडी काम करेगी और वो एंटीबॉडी ब्लॉक करेगी वायरस रेप्लिकेशन को। इसलिए दिस वाज अ क्विकर प्रोसेस कि हम 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई, क्योंकि हमें पता था कि कौन सी प्रोटीन हमें चाहिए और कैसा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स चाहिए। जी, शुक्रिया। इसी से रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है कि ज़ाहिर है जब से ये कोविड-19 की पैंडेमिक शुरू हुई है और वैक्सीन की इसके हवाले से काफ़ी सारी जो है कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं कि जो दे आर अगेंस्ट द वैक्सीन या उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं, तो जो कॉमन तासुर ये उभरता है कि उन लोगों की आवाज़ को आगे तक नहीं सुनने दिया गया या उनको रोका गया है। तो इसमें कितनी हकीकत है? ये बहरहाल इसका वो दूसरा पहलू ये भी है कि वो सूडो साइंस फिगर्स हैं जिनकी लार्ज ऑनलाइन फॉलोइंग है, और मे बी वो अपनी ऑनलाइन फॉलोइंग के लिए इस तरह की बातें जो एंटी वैक्सीन के हवाले से वो चलाते हैं। तो इस पे आप कोई तबसरा करेंगे? काफ़ी सारे जो हेल्थ के रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं, इनका व्यू ये है कि उनको पूरा सारे इन्वॉल्व नहीं किया, हालांकि मेजॉरिटी के हेल्थ प्रोफेशनल्स दे आर फॉर द कोविड वैक्सीन, और वो साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो एक ही आवाज़ पे है, लेकिन फिर भी वो कुछ तासुर मिलता है जब कुछ वीडियोस जो हमारी मीडिया में सर्कुलेट करती हैं कि जो अपने आप को हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते हैं लेकिन दे आर अगेंस्ट द वैक्सीन। मेरे ख्याल में ये इस तासर जो है ये बड़े अरसे से डेवलप कर रहा है। देयर इज वोकल ग्रुप अगेंस्ट द वैक्सीन्स, जो थायोमरसाल की वजह से लोग इनके खिलाफ थे पहले कि जो वैक्सीन्स हैं वो ऑटिज्म काज कर रही हैं। तो देयर इज अ लिसनर पॉपुलेशन टू उन लोगों की कि जो इसके कंस्पिरेसी को सुनने को तैयार है। और दूसरी बात ये है कि इन कोविड की केस के अंदर वैक्सीन बिकम अवेलेबल वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो लोगों को इतना नॉलेज नहीं था और इसलिए लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में आसानी में होगी उनको, क्योंकि देयर इज नॉट इनफ गुड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल और नॉट इवन साइंटिफिक लिटरेचर अवेलेबल। पेपर जो थे अभी पब्लिकेशन में थे, अभी पब्लिश नहीं हुए थे, तो लोगों के पास नॉलेज जो रियल जो नॉलेज होता है जो कि पीयर रिव्यूड होता है वो अवेलेबल नहीं था, और इसलिए वो जो है नॉलेज लैक कर रहा है क्योंकि थिंग्स हैपन टू क्विकली। डॉक्टर शायद आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? बात इफ्तिखार साहब ने ठीक की, क्योंकि देखें जब भी किसी भी आप सिर्फ, मैं वैक्सीन के लिहाज से नहीं कहूँगा, मैं किसी भी मेडिकेशन के लिहाज से हमेशा एक ग्रुप होता है जो कि कहता है कि कोई कहेंगे कि एलोपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, कुछ कहते हैं हकीम बेहतर है। तो देयर इज ऑलवेज अ ग्रुप और सेगमेंट इन पॉपुलेशन जिनका तासुर या जिनकी अप्रोच मुख्तलिफ होती है। और अगर वैसे भी मेडिकल साइंस के लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन शायद
काफ़ी हम मेडिकल डॉक्टर्स को भी नहीं होती है, ज़्यादातर जो स्पेशलिस्ट हैं इस एरिया के, जो कि इम्यूनोलॉजी को डील करते हैं, उनको बेहतर जानकारी होगी कि 10 साल से अगर सार्स वायरस के ऊपर काम हो रहा, तो ये तो सार्स वायरस की ही एक टाइप है, जो कि ये कोविड है। तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन क्योंकि पहले से थी, तो इसलिए उसको 1 साल में, 1.5 साल में डेवलप करना आसान हो गया। और हम पहले से ही समझें 80% के ऊपर पहुंचे हुए थे, तो हमने 20% वर्क करके उसको वैक्सीनेशन की फॉर्म में प्रोड्यूस कर दी वैक्सीन। लेकिन अगर हमें बिल्कुल फ्रेश वायरस मिलता, तो शायद हमें इसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लग सकता था। जी। इसी हवाले से मैं लॉर्ड वाजिद खान आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो गवर्नमेंट के लेवल पे इसके लिए क्या काम हो रहा है कि ये जो इतनी फेक न्यूज़ और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है और इवन प्रिंट मीडिया में भी, तो इस सिलसिले में मतलब गवर्नमेंट का क्या मतलब रिस्पॉन्स है टू रिमूव दिस फेक न्यूज़ और जो फेक डॉक्यूमेंटेशन जो इस वैक्सीन के हवाले से है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर तारिक रज़ाक साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट सेमिनार और ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है। तो मैं बिलखसूस अपने जो डॉक्टर बरादरी का इंतहाई मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस वो उन्होंने दी हैं, जिस लेवल से उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से काम किया है पूरे कोरोना वायरस पीरियड के बहुत 12 मंथ्स अभी हो चुके हैं, एंड दे आर ट्रू हीरोज ऑफ आवर सोसाइटी. And we all owe a great depth of gratitude for all what you're doing in your medical professions as NHS frontline workers and directors in your fields. So मेरे लिए मैं ये इम्पोर्टेंट पैगाम है, सॉरी मेरी उर्दू गुलाबी है, तो लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपने जो पैगाम अपनी जो फेसबुक जो इवाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी सलाम, और यहाँ जूम कॉल में सबको सलाम। लेकिन मेरा पैगाम इंशाल्लाह आपको पहुँच जाएगा। तो ये पैगाम है कि ये जो एंटी वैक्स कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर, फेक न्यूज़, ये बहुत ही खतरनाक ये कैंपेन है, क्योंकि जिस लेवल से ये यंगस्टर्स इन पर्टिकुलर जो मुझको हम हमारे सामने आकर वो खड़े होते हैं, ये क्या कर रहे हैं एज अ लॉर्ड, एज अ मेयर ऑफ बर्ने, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो दिस इज़ रियली फ्राइटनिंग और खौफनाक है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ अगर आप देखें स्टेटिस्टिक्स, जो जितने लोग जो कैजुअलिटीज हैं डिस्प्रपोर्शनेटली बेम कम्युनिटीज से लोग, जो आप देखें ना रिलेटिव जो कैजुअलिटीज इज एब्सोल्युटली स्काई हाई। हमारे लिए जो केसेस है तारक साहब, और जो अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज है, फर्टालिटीज हैं, जो बेम कम्युनिटी ने इन्हें सबसे जो ज़्यादा क्या कहते हैं ना वो नुकसान पाया है। और देखें हमारी जो NHS के जो ओवरऑल जो डॉक्टर्स हैं, ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ दुनिया से लोग आए हैं, लेकिन वो काफ़ी उन्होंने वो कहते हैं अपनी सैक्रिफाइसेस दी हैं। तो वी हैव टू सैल्यूट देयर एफर्ट्स। एंड व्हाई इज इम्पोर्टेंट, जो गवर्नमेंट के हवाले से मुझे पता है 23 मिलियन पाउंड फंडिंग अभी नदीम जहावी है जो वैक्सीन मिनिस्टर है, वो उन्होंने इस जो मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के हवाले से इन्होंने 23 मिलियन पाउंड ऑफ फंडिंग अभी उन्होंने लॉन्च की है, और बहुत बड़ा एक कैंपेन है। अगर आप देखें 57% सिर्फ जो बेम कम्युनिटीज हैं खुश हैं कि हम ले लें वैक्सीन, ओवरऑल 89% है जो वाइट कम्युनिटी में। तो there's a big difference in terms of preference to get this vaccine. तो ये बहुत बड़ा एक इशू है। ओवरऑल मैं ये कहूँगा ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स अपना वो रिसर्च कर रहे हैं, ज़रूर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो कहते हैं पोस्टमार्टम, हम कॉल यूज मेडिकल लैंग्वेज अमंगस्ट मेडिकल कॉलीग्स, तो इसके ऊपर पोस्ट में होगा वो एनालिसिस तो होना चाहिए, क्योंकि ये जो ओवरऑल डीप अंडरलाइंग इश्यूज जो है हेल्थ इनक्वालिटीज हैं, जो GP सर्विस से लेकर अस्पताल तक मुख्तलिफ जो हेल्थ एरियाज में हम देख रहे हैं, हमारी जो बेम कम्युनिटीज डिस्प्रपोर्शनली उनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो मेरी ये अपील है, मेरे दोस्त सादिक खान ने भी वो अच्छा वीडियो और लॉन्च किया है, मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज जो इन्फ्लुएंसर्स वो कुछ काम करें, और डॉक्टर साहब मुझे ये भी कहना चाहिए जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसेस मैं देख रहा हूँ कुछ हद तक एक नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, सिर्फ अपने वो फॉलोशिप के लिए और व्यूअरशिप के लिए वो कंट्रोवर्शियल बातें कर लेते हैं कि वैक्सीन मैंने ली है, ये हुआ, मेरे फादर ने लिया, मेरे अंकल ने ली है। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जो यंगस्टर्स बिलखसूस जो वो बताते हैं अपने बुजुर्गों को भी, ये नहीं लेनी चाहिए, ये दिस इज टोटली रॉन्ग। हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं अभी
8.5 मिलियन लोग को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं जस्ट एज वी स्पीक। और ये देखने वैक्सीन में आखिरी बात करूंगा क्योंकि सवालात भी होंगे कि वैक्सीन के हवाले से बहुत सारी वैक्सीन अप्रूव हो गई हैं। MHRA कभी जी जॉनसन के अभी हो रहा है, उसके अलावा मॉडर्ना भी हुआ है, फाइजर भी हुआ है, एस्ट्राजेनेका भी हुआ है, और इंशाल्लाह there'll be more to come. And I want to leave on the work you are doing. डॉक्टर साहब जो काम ये कर रहे हैं 3 मीम फाउंडेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम इशू है। और मैं गुजारिश करूंगा कि जितने हमारे नेटवर्क्स हैं, वी हैव टू सेंड अ पॉजिटिव मैसेज, क्योंकि एब्सोल्युटली फिगर्स हमारे खिलाफ अभी नजर आ रहे हैं कि बेम कम्युनिटीज के हवाले से बहुत ही कम लोग आगे आ रहे हैं। जी इंशाल्लाह इस पे वी विल कंटिन्यू कि हम इस पे काम करते रहें, और आपका ताउन और बाकी सब जो साथी इसमें काम कर रहे हैं हम इस पे जारी रखेंगे। इस कैंपेन को हमने यहाँ बंद नहीं करना। लेकिन शुक्रिया। एक और तासुर है डॉक्टर सलमान के, इसमें ये जो जीपीज हैं दे आर मेकिंग द मनी, इससे कोई मनी का जो इंसेंटिव है, और कई जगहों पे कोट भी किया गया है 12.5 पाउंड जो जीपीज को मिलता है। तो इसकी कोई डिटेल बताएंगे कि ये इसमें जो है ना ये क्या मिस इन्फॉर्मेशन है? देखें ये काफ़ी गलत मिस इन्फॉर्मेशन है। 12.5 जो है अगर आप इसको काउंट करें तो इन टर्म्स ऑफ ये वैक्सीन लगाने के बाद हमें इसके लिए स्टाफिंग, उसके लिए पूरी जगह की अरेंजमेंट करना, उसकी सप्लाई मेंटेन करना, 8 till 8 सर्विस प्रोवाइड करना, 7 days a week सर्विस प्रोवाइड करना। और ये जो वैक्सीन्स हैं ये स्पेशल टेम्परेचर में रखी जाती हैं, इनकी कोल्ड चेन, इनकी मॉनिटरिंग, इन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ, क्योंकि जिस तरीके से आपको बताया कि सिर्फ स्टाफ फिजिकली अनवेल होने की वजह से अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मेंटली ऐसे लोग इतने अफेक्टेड हैं कि काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ओवरऑल फिगर 12.5 इज नथिंग। और इनफैक्ट जो अभी हमने अपनी इंटरनल कैलकुलेशन की है, क्योंकि हम तकरीबन 2.5 लाख आबादी को केटर करते हैं हेवुड, मिडल्टन और रॉचडेल के अंदर, तो शायद इस प्रोग्राम के कंप्लीट करने के बाद हम शायद नेगेटिव में हो, क्योंकि उसमें फ्लोर के ऊपर मार्शल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डेटा इनपुट करने वाली टीम मौजूद है, नर्सिंग है, हेल्थ केयर असिस्टेंट हैं। और अगर आप ओवरऑल पूरे पैकेज को काउंट करेंगे तो आई थिंक इज गोइंग टू कॉस्ट अस मोर। तो ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट नॉलेज है और गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि जी जीपीज और डॉक्टर्स जो हैं वो बिलियनर्स बनने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल नहीं, अच्छा किया आपने ये क्लैरिफाई कर दिया। तो अब वैक्सीन के इटसेल्फ के ऊपर बात करते हैं। मैं डॉक्टर रजा से चाहूँगा कि वो बताएं कि ये अभी तक यूके में कितनी टाइप की वैक्सीन अप्रूव हुई हैं या जो अवेलेबल हैं। डॉक्टर रजा। मेरा ख्याल है शायद सॉरी म्यूट टेस्ट में फेल हो गया मैं। पूरी दुनिया में इस वक्त काफ़ी सारे वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है और उम्मीद है कि काफ़ी सारी और भी वैक्सीन सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त जो यूके के अंदर हुकूमत की तरफ से मुहैया की जा रही है वैक्सीन, उसके अंदर सब ने नाम सुना हुआ है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का, जो कि रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है। और उसके अलावा जो मेन वैक्सीन जो सबसे पहले नज़र में आई थी वो फाइजर की वैक्सीन है, जो कि एक जर्मन कंपनी की मदद से बनाई गई थी। तो इन दो वैक्सीन के अलावा अमेरिका के अंदर मॉडर्ना वैक्सीन है, जो कि इसी दो वैक्सीन की तरह मिलती जुलती एक वैक्सीन है। लेकिन इन तीन के अलावा मैं ये कहूँगा कि अभी इंतज़ार करें, दुनिया के दूसरे हिस्सों से आपको और वैक्सीन की खबर आएगी। लेकिन यूके के अंदर आपको दो वैक्सीन से बाहर कोई ब्रांड नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये डॉक्टर सलमान, ये क्वेश्चन आया कि आप चूज कर सकते हैं विच वैक्सीन, कौन सी आप वैक्सीन आप लगवाना चाहेंगे। मतलब ये पेशेंट्स को चॉइस या मिलेगी या ये ऑलरेडी डिटरमिन्ड है कि किसको क्या मिलना है? नहीं, ऐसी चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से सप्लाई चेन डिजाइन हुई हुई है तो हमें ये नहीं पता चलता एक हफ्ते पहले तक, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले तक, कि हमें फाइजर या एस्ट्राजेनेका मिलेगी। तो जो भी वैक्सीन हमारे पास स्टॉक में होगी और सेंट्रली स्टॉक में होगी वो हम पेशेंट को देंगे। ओवरऑल गाइडलाइंस जो कि MHRA और JCVI की हैं वो भी यही कहती हैं कि जो भी वैक्सीन आपको अवेलेबल हो, क्योंकि वो सेफ्टी ट्रायल टेस्टेड हैं, तो वो आपको लगवा लेनी चाहिए। जैसे मुझे खुद जो है वो फाइजर की लगी, लेकिन मेरी मिसेज वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उनको एस्ट्राजेनेका लगी। तो ये कोई आप प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सी आपको मिलेगी, और आप
चूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में हमारे पास जैसे अभी नोवामैक्स जो है वो भी अप्रूव हुई है, हमारे पास मॉडर्ना अप्रूव ऑलरेडी हो चुकी है, तो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमारे पास ये 2 वैक्सीन होगी। और जिस तरीके से डॉक्टर नकवी ने बताया कि 5-6 और वैक्सीन जो हैं जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमारे पास आएंगी, तो उसमें आप चूज नहीं कर पाएंगे और जो अवेलेबल होगी वो लगवानी चाहिए। अच्छा, इसी वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि लोगों के कंसर्न है कि ये जो है बहुत जल्दी डेवलप हुई है, तो ये किस तरह सेफ है, तो मैं डॉक्टर इफ्तिखार से चाहूँगा कि वो इस पे बताएं, क्योंकि वो आप ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, तो ये कैसा मुमकिन हुआ कि ये इसकी वैक्सीन जो है ये जल्दी आ गई है एज़ कम्पेयर टू के जो आम तासुर ये है कि इसमें कई साल लग जाते हैं वैक्सीन बनने में। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। बड़ा लंबा प्रोसेस है वैक्सीन डेवलपमेंट का। पीपल बिन वर्किंग ऑन इबोला वायरस की या जिका वायरस की वैक्सीन के ऊपर फॉर लॉन्ग टाइम। तो इस जो मैंने पहले मेंशन किया था कि हमें 10 ईयर का हेड स्टार्ट मिला सार्स वायरस की वजह से, और हमें आइडेंटिफाई होगी कौन सी एंटीबॉडी वर्क करती है, तो वी वर एबल टू रेप्लिकेट दैट। और दूसरा ये बात है कि जो आरएनए वैक्सीन होती हैं वो बनानी आसान होती हैं, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो वायरसेस। जो वायरस की वैक्सीन होती है जो ग्रो करते हैं, तो दैट इज अ स्लो प्रोसेस। तो अब कितने वायरस आप ग्रो कर सकते हैं कि लिमिटेड टाइम के अंदर, इसलिए वैक्सीन अवेलेबल हो गई कि हमें पता था कि हमने कौन सी एंटीजन ऑफर करनी है बॉडी को, तो दैट्स हाउ इट हैपन। So, इसी से मिलता जुलता भी ये है कि लोगों का ये तस्वर है कि जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं वो उसमें कुछ स्टेप्स स्किप कर दिए गए हैं तो उसको जल्दी करने के लिए, तो ऐसा कुछ लगता है इस वैक्सीन के ट्रायल्स में, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए? ऐसी बात नहीं है। ये बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अप्रूव्ड मेडिकेशन फॉर रेगुलर यूज और अप्रूव्ड मेडिकेशन फॉर इमरजेंसी यूज। तो जब आप वैक्सीन इमरजेंसी बेसिस के ऊपर अप्रूव करते हैं, तो यू हैव टू गो द क्विक प्रोसेस। तो जो प्रोसेस अप्रूवल का है फॉर द वैक्सीन, इट वाज क्विकर एज कंपेयर टू के अगर कोई दूसरी डिजीज है जिसका प्रोसेस लॉन्गर है, जो कि फुल प्रोसेस से गुजर जाती है, वो टेक्स लॉन्गर टाइम। तो जो इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं उसमें आप स्टेप स्किप्स करते हैं बिकॉज देयर इज इमरजेंसी टू गेट पीपल ट्रीटेड। तो अगर आप वो सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो एक नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो टेक टू मच टाइम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने जल्दी स्टेप किए हैं, बट यू कैन नॉट स्किप द क्रिटिकल स्टेप्स जो सेफ्टी इशू है, तो वो आप स्किप नहीं करते। तो इन दिस केस द वैक्सीन वाज डेवलप्ड क्विकली, लेकिन सेफ्टी स्किप नहीं की गई, तो इसलिए वैक्सीन आर सेफर इवन दो दे आर डेवलप्ड वेरी क्विकली। इसी के हवाले से ये है कि वैक्सीन अगर सेफ है तो फिर बच्चों में और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको शामिल नहीं किया गया, तो ये बाज़ ये मीडिया में, वो सोशल मीडिया में इसको वो पॉइंट बनाया जाता है कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है क्योंकि बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं इसको यूज़ किया गया। दो इश्यूज हैं। अगर आप अमेरिका की एफडीए की गाइडलाइन देखें, तो वो ये है कि जब आप ड्रग डेवलप करते हैं तो यू हैव टू ट्राई इन द एडल्ट्स, नॉट इन द चिल्ड्रन। उसकी इसलिए कि वो जो कंसेंट देते हैं वो उनका वैलिड कंसेंट नहीं होता, पेरेंट्स साइन कर रहे होते हैं, और देन वी डोंट नो द सेफ्टी ऑफ द ड्रग इन किड्स स्पेशली। और जो प्रेगनेंसी है दैट्स वेरी डिफरेंट एरिया, क्योंकि प्रेगनेंसी इम्यूनोलॉजी डिफरेंट होती है, तो हमें ये नहीं पता कि एंटीजन क्रॉस करेगी नहीं करेगी, फीटस पे क्या इफेक्ट होगा। तो वंस नॉर्मली जो ड्रग डेवलपमेंट फेज होती है उसमें ये करते हैं कि उसकी रजिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं कि जो फीमेल प्रेग्नेंट हो रही हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उनको उसके क्या हुआ उस ड्रग के साथ। तो इन दिस केस इट इज़ नॉट नोन एरिया। तो जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, ड्रग अवेलेबल नहीं होगी, रजिस्ट्री डेवलप नहीं होगी, तो तब तक आप यू कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑन दैट। तो इसलिए जो है प्रेगनेंसी और जो किड्स में नहीं देते, क्योंकि हमें उसका सेफ्टी का इशू नहीं है अवेलेबल। अच्छा, इसी सेफ्टी के हवाले से तो मैं डॉक्टर सलमान से चाहूँगा कि इसके बारे में, इसके जो फाइज़र वैक्सीन के वो क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जो फाइज़र वैक्सीन के हैं और फिर दूसरी एस्ट्राज़ेनेका का। तो देखिए, वैसे जो भी हम कोई ट्रायल कंडक्ट करते हैं जिस तरीके से फराज साहब ने बताया, तो उसमें कोई माइनर सी भी कोई साइड इफेक्ट हो तो हमें उसको नोट डाउन करना होता है। प्रैक्टिकल अगर हम देखें जिस तरीके से हम तकरीबन ओवर 8 मिलियन नेशन वाइड वैक्सीनेशन कर चुके हैं, तो कॉमन साइड इफेक्ट्स जो हैं हमें इतने फिजिकली मुझे देखने में नहीं मिले।
लेकिन जो कॉमन रिपोर्ट हुए हैं उनमें थोड़ा सा जनरली स्लाइटली टायर्ड या अनवेल महसूस करना, वो क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक प्रोड्रोमल रिस्पॉन्स होता है, आप एंटीबॉडीज ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो थोड़ी सी थकावट हो जाना, थोड़ा सा सर में दर्द हो जाना, इंजेक्शन साइट के ऊपर थोड़ा सा दर्द हो जाना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने में आए हैं। और ये वो सिम्टम्स हैं जिसके लिए किसी ने या कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई कि पेशेंट्स वर बीइंग एडमिटेड टू हॉस्पिटल या उनको क्रिटिकली अनवेल हो गए और उनको एडमिशन की जरूरत पड़ी है। कुछ रिपोर्ट्स हैं नीदरलैंड में जिस तरीके से बताया कि जी फाइजर वैक्सीन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया और केयर होम्स जो हैं उसके अंदर काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो दे पास्ड अवे, तो वो उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च हो रही है, लेकिन ये बिट अनलाइकली क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि शायद वो किसी और इलनेस की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन क्योंकि पेशेंट्स को ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम वैक्सीनेशन भी लगी थी, तो वो उससे उसको कोरिलेशन उसकी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये वन ऑफ इंसिडेंट एक ही कंट्री में है, तो ये अनलाइकली है। यूके में हमने कोई ऐसा इशू नहीं देखा क्योंकि अभी हम प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं 70 इयर्स ओल्ड एंड अबव पेशेंट्स। तो जो अभी हमारे पास 8 मिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है, उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और उसमें जो है यही एल्डरली पॉपुलेशन है। तो हमने कोई ऐसा साइड इफेक्ट नोट नहीं किया है जिसकी वजह से पेशेंट्स जो है वो काफी अनवेल हो। यही सवाल डॉक्टर तैयब आपसे कि आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं कि जो कोविड वैक्सीन जब से शुरू हुई है उसमें कोई पेशेंट्स एडमिट हुए हैं और जिनकी मोर्टेलिटी हो? अभी तक तो नॉन मोर्टेलिटी कोई यूके में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, आपने सही कहा, अभी तक कोई नॉन मोर्टेलिटी नहीं है। लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में अब तो वैक्सीन लग चुकी है। और बाद में जो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि NHS ने बाकायदा एक सिस्टम, एक रजिस्ट्री जिस तरह की क्रिएट की है कि अगर किसी को कोविड वैक्सीन के बाद अगर कोई सिम्टम कोविड के डेवलप होते हैं तो वो बाकायदा उन्होंने उसका डेटा कलेक्ट करना शुरू किया है। तो ये देखिए, अब बात ये कि कोविड तो इस वक्त वायरस जो है वो तो इस वक्त कम्युनिटी में अभी काफ़ी है, तो अक्सर ये बात हो जाता है कि आदमी को वैक्सीन लगती होती है लेकिन उसको कोविड या उससे पहले ही कैच कर लिया होता है या 1-2 दिनों के अंदर अंदर उसको कोविड होता है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम है, बहुत कम है। अच्छा, डॉक्टर रजा आपसे फिर इसी से रिलेटेड है कि फिर इस कोई ऐसे पेशेंट हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए या ऐसे कोई ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए उसमें? डॉक्टर रजा। किसी भी दवाई को अगर आप देखें तो उसमें रिस्क होता है एलर्जी का, और एलर्जी की जो बहुत सीरियस किस्म होती है वो एनाफिलैक्सिस होती है। किसी को एनाफिलैक्सिस होने का मतलब है कि उसको जान का फौरी खतरा लाहक होता है और जब तक उसको ट्रीट ना किया जाए। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है प्रोफेशनली तौर पे कि एनाफिलैक्सिस जिन पेशेंट्स को जिनको किसी दवाई से या किसी खाने से एनाफिलैक्सिस का बाकायदा रिकॉर्ड है जिनका, उनको ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। और उसकी वजह ये नहीं है कि उनके अंदर एनाफिलैक्सिस ज़रूर होगा, उसमें सिर्फ चांस बढ़ जाता है इस वैक्सीन के साथ एनाफिलैक्सिस का। इसके अलावा कोई और ऐसी वजह नहीं है जिसमें कि उन्होंने ये सॉलिडली कहा हो कि ये वैक्सीन किसी ख़ास तबके को या ख़ास किस्म के मरीज़ों को नहीं दी जा सकती। इसी से रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है कि ये अगर जिन लोगों को वैक्सीन लगी है तो उनकी इम्यूनिटी कितनी जल्दी वैक्सीन के बाद आ जाती है, यानी कि कितना अरसा रहती है और कितनी जल्दी ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है? ये आपने बहुत बड़ा गोल्डन सवाल किया कि कितनी देर तक रहती है। इसका अभी चूंकि वैक्सीन नई है और इसके ऊपर भी स्टडीज हो रही हैं, तो इसका जवाब मेरा नहीं ख्याल किसी को पता है। लेकिन देखा ये गया है कि जो कितनी जल्दी का जो जवाब ये है कि हर वैक्सीन कुछ अर्सा लेती है अपने असरात दिखाने में। और अमूमी तौर पे एक जनरल टर्म्स के अंदर वो ये कहते हैं कि 2 हफ्ते तक आप इंतजार करें। 1 हफ्ते से पहले तो वैक्सीन का किसी किस्म का भी असर सामने नहीं आता, लेकिन 2 हफ्ते को आप एवरेज कर सकते हैं। हर बंदे का इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है, 4 हफ्ते तक भी लग सकते हैं। तो आपको वैक्सीन के बाद केसेस नज़र आ सकते हैं कि जी इन्फेक्शन उसके बावजूद हो गई है। उसका मतलब ये है कि वैक्सीन को असर करने का मौका नहीं मिला और इन्फेक्शन उससे पहले ही हो गई। और दूसरा एक हमें ईमेल से ये क्वेश्चन आया है कि मुझे वैक्सीन लग चुकी है लेकिन मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी इम्यूनिटी डेवलप हुई है नहीं, तो मुझे जो है कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए टू चेक द इम्यूनिटी? अगर इस दौड़ में हम पड़ गए कि टेस्ट करवा के देखें तो इसमें हो सकता है कि हम जीत ना सकें, क्योंकि
जो चूंकि अभी वैक्सीनेशन अभी शुरू हुई है और टेस्टिंग का बहुत सारा डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए जो रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर वैक्सीन आपने लगवा ली है तो आपको एंटीबॉडी जरूरत टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप में एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आता है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम तादाद में मौजूद एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये टेस्ट अभी डेवलपमेंट के मराहल से गुजर रहे हैं और हमें इनकी परफॉर्मेंस का पता नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने भी ये कहा है कि जी मैंने वैक्सीन लगवा लिया और मेरा टेस्ट अभी नेगेटिव आया। और इसीलिए जो टेस्ट करवाने का मैं ये कहूँगा कि हुकूमत के ऐलान का इंतज़ार करें। अगर उनकी तरफ से कोई हिदायत आती है तो उसको फॉलो करें, लेकिन अभी इस स्टेज पे कोई इस तरह का बंदोबस्त नहीं है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन अभी इसमें पार्टिसिपेंट ने किया है कि जो है ना वैक्सीन लगने के फ्यू डेज बाद जो है ना आपको कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसकी कोई रेलेवेंस है वैक्सीन के साथ कि भाई वैक्सीन की वजह से ये ट्रिगर हुआ? जी, उसमें मैं वही उनका जवाब दे हाँ रहा था जी। कि इत्तेफ़ाक से कोई ऐसा बंदा है जो कि इन्फेक्शन जिसके अंदर दाखिल हो चुकी है और अभी उसे उसके असरात सामने नहीं आए कि क्योंकि वायरस जिस्म के अंदर कुछ दिन मौजूद रहता है, जिस दौरान उसके सिम्पटम्स और साइंस सामने नहीं आते। अगर आप उस दौरान वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वैक्सीन के अगर आपको इन्फेक्शन डेवलप हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैक्सीन की वजह से डेवलप हुई है, वो बस इत्तेफाक की बात है कि वो बंदा इस स्टेज पे वैक्सीन लगवाने आया कि उसको इन्फेक्शन हुआ ही चाहती थी। दूसरा एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ समझने वाली ये है कि जिस किस्म की ये वैक्सीन है, इसके अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत ही नहीं है। इसलिए इस वैक्सीन से आपको इन्फेक्शन होने का कोई एहतमाल नहीं। जी, शुक्रिया। डॉक्टर तारिक, आई वांट टू ऐड समथिंग जी, जी, कि बिल्कुल। जब वैक्सीन हम देते हैं लोगों को, जब व्हेन वी चेक इम्यून सिस्टम लोगों का, तो जब हम उनको वैक्सीन देते हैं, नॉट कोविड बट अदर वैक्सीन्स, तो वी वेट 4 टू 6 वीक एंटीबॉडी रिस्पांस देखने के लिए कि वो एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी। तो इसलिए अगर कोई किसी को कोविड वैक्सीन ली है और उनकी एंटीबॉडी अभी नहीं बनी और उनको एक्सपोज हो गए इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन हो गई है, तो दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू वैक्सीन। और जो लोगों को इन सिम्पटम्स हो रहे हैं, जो जैसा आपने डॉक्टर सलमान ने मेंशन किया कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है जब आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं, तो बॉडी इज बिल्ड इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट दैट। तो वो जो इम्यून रिस्पांस होता है दैट गिव यू सिम्टम्स। तो ये उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको इन्फेक्शन हो गई है, बस बॉडी इज गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस एज इन्फेक्शन, बट इट इज़ अ वर्चुअल प्रोसेस, सो वो इट्स हैपनिंग टू मेक एंटीबॉडीज। तो इसका अच्छा, मतलब इससे ये कि उसको हम ये कहें कि ये इन्फेक्शन हो गई है। अच्छा, उससे रिलेटेड ही आपके शोबे से है क्योंकि यू आर एलर्जिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट, तो ये क्वेश्चन आया है कि अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है या आप इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और उससे रिलेटेड ही है कि अगर मुझे अस्थमा या कोई और इस तरह की एलर्जी कंडीशंस हैं, तो मेरे लिए वैक्सीन कैसी रहेगी? जी, बिल्कुल। द जो लेट मी द दूसरे क्वेश्चन पहले जवाब दे दूँ। हम लोगों ने अभी हॉस्पिटल डेटा एनालाइज़ किया था 450 पेशेंट का, देखने के लिए कि क्या जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज़्ड हुए थे, उनमें क्या कोमॉर्बिड कंडीशन थी। तो उसमें जो टॉप 3 आइटम थे, वो थे सीओपीडी, अस्थमा और नेज़ल एलर्जीज़। तो वो हमने एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया हुआ है, वो एक्सेप्ट हो गया है मीटिंग के रिप्रेजेंटेशन की नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए जो लंग डिजीज़ेज़ हैं, दोज़ पेशेंट आर हायर रिस्क फॉर द इन्फेक्शन, तो वो उनको पहले वैक्सीन लगनी चाहिए। अगर उनको अस्थमा है, इवन जिनको एलर्जिक राइनाइटिस सिम्पटम्स, रनी नोज़ है, स्नीजिंग है, दे आर मोर रिस्क देन पीपल हू आर नॉट, उनको पहले वैक्सीन लगनी चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा ये था कि अगर मेरी इम्यूनिटी मुझे कोई इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन है कि मेरी इम्यूनिटी लो है या मुझे कोई दवाइयाँ दे रही हैं इम्यूनोसप्रेसेंट किस्म की, तो उस सूरत हाल में मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? बिल्कुल, जो अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशन है जो कि आपको इम्यूनिटी सप्रेस कर रही है, तो यू स्टिल नीड अ वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन जो है वो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक सेलुलर इम्यूनिटी होती है और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है वो सेल रिस्पॉन्स डेवलप करता है। तो वो अगर आपको एंटीबॉडी नहीं भी बनाई तो यू स्टिल हैव अ बेनिफिट ऑफ वैक्सीन, कि आपके जो सेल्स हैं वो एक्टिव हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन।
और दूसरी बात यह है कि जो जिस बंदे को ऑटोइम्यून डिजीज है, दैट्स ऑलरेडी एट रिस्क फॉर द कॉम्प्लिकेशंस, तो उन लोगों को पहले वैक्सीन करना चाहिए ताकि वो उस कंडीशन में जाए नहीं कि जहाँ पे वो इंटुबेट हो जाएं या निमोनिया डेवलप कर जाएं। जी शुक्रिया। और इसी के रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है जो मेरा ख्याल है आप बेहतर कर सकते हैं कि अगर आपको कोविड-19 हो गया है तो एक इम्प्रेशन है कि भाई मुझे तो कोविड हो गया, मुझे तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, मेरी तो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। इसके जी, बारे जो में करंट क्या डेटा है वो ये कहता है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है और जिन लोगों को री इन्फेक्शन हुई है, देयर इज अ विंडो ऑफ 3 to 4 मंथ्स। तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है तो यू आर इन अ गुड शेप फॉर 2 to 3 मंथ्स और मैक्सिमम 4 मंथ्स, तो आपको री इन्फेक्शन हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि द बिगर क्वेश्चन इज कि जब हम किसी को वैक्सीन कर देते हैं तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, दैट हाउ लॉन्ग दैट टेक्स। तो जो डेटा अभी तक आया है, जो क्लिनिकल ट्रायल में वॉलंटियर ने वैक्सीन लगवाई थी, दे आर मोर देन 6 मंथ आउट ऑफ द वैक्सीन ऑलरेडी, लेकिन उनमें री इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुई। तो दैट्स वेरी इनकरेजिंग साइन कि जिन लोगों को इन्फेक्शन होनी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है एंड दे आर 6 मंथ आउट ऑफ द विंडो, तो वो स्टिल दे आर डूइंग रियली वेल। तो दैट्स वेरी इनकरेजिंग टू मी, दैट्स वेरी रिवार्डिंग कि आपने इतनी जल्दी वैक्सीन डेवलप की और देन इट्स गिविंग यू more than 6 month data without any infection. That's really, as an immunologist, I'm very happy with the progress. Oh, thank you. यहाँ पे सॉरी मैं एक बात ऐड कर दूं तारिक साहब कि अभी जी, जो जी। यूके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें जो ये चीज बिल्कुल भी वो कंसिडर नहीं करते, और अगर आपको इन्फेक्शन हुई है तो मेरे हिसाब से उनको भी वैक्सीन वहां पर जाने का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। तो उसमें उस सूरत में नुकसान कोई नहीं है वैक्सीन लगवाने का, बल्कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको एक और बूस्टर मिल जाता है। तो अगर आपको वैक्सीन की ऑफर आती है और आपका टेस्ट पीसीआर पहले पॉजिटिव था तो उस लगवाने में उसमें कोई हर्ज नहीं। जी शुक्रिया। तो यूएस के अंदर गाइडलाइन ये है कि हमारे जो जितने भी लोग हैं जिनको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जिनको इन्फेक्शन हुई है, दे ऑल वर वैक्सीनेटेड अगेन, क्योंकि हमें ये नहीं भरोसा था कि जो उनको इन्फेक्शन हुई है गिव देम लॉन्गर इम्यूनिटी। तो अगर वो दोबारा एक्सपोज हो रहे हैं अब हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर, तो इट्स वेरी क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट देम, क्योंकि वो उन लोगों ने बाकी लोगों की टेक केयर करनी है। इफ वी लीव देम अनप्रोटेक्टेड देन वी आर बेसिकली किलिंग आवरसेल्फ। और दूसरा ये होता है कि आप जब वैक्सीन लगवा लेते हैं तो प्रोटेक्शन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, तो उसमें ज्यादा देर तक उसको वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बीइंग ए जीपी मैं इसमें ऐसे ऐड करूंगा कि हम जब कॉल्स कर रहे हैं पेशेंट्स को तो हम उनसे ये नहीं पूछते कि आपको इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। द ओनली विंडो वो ये है कि पिछले 4 हफ्तों के अंदर आपको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बॉडी रिकवर कर रही होती है। अगर आप उन 4 हफ्तों के विंडो टाइम से बाहर हैं तो आपको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए और हम ऑफर भी करते हैं। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से ही, के साइड इफेक्ट्स के हवाले से है कि भाई कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, पर्टिकुलरली एक जो क्लेम है कि इसके इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है इसकी वैक्सीन से। तो पर्टिकुलरली वो एक क्लेम सीडीसी स्लाइड वो इस पे शो करते हैं कि भाई इस पे जो है ना 3000 को इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है। तो आपके एक्सपीरियंस में कोई अभी इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसी ये जो इंफॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है ये मिसरिप्रेजेंटेटिव है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे आप डॉक्टर सलमान? और मैं फिर डॉक्टर तैयब से भी पूछता हूँ। जी, मेरी नॉलेज में तो मैंने इस तरह से पहले बताया कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट या मैंने कोई लिटरेचर नहीं पढ़ा। डॉक्टर इफ्तिखार शायद बेहतर बता सकें क्योंकि मेमोनोलॉजिस्ट हैं, और क्योंकि अगर सीडीसी की रिपोर्ट है और मेरे नज़र से जितना भी लिटरेचर गुजरा है, क्योंकि जब आप सेफ्टी प्रोफाइल किसी भी मेडिकेशन, किसी भी वैक्सीन की डिटरमाइन करते हैं, तो ये जो बड़े इदारे हैं जो अप्रूवल देते हैं, एमएचआरए जैसे यूके में है, जेसीबीआई, पूरी टीम बैठती है और वो पर्टिकुलरली इन तमाम इश्यूज को देखती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल इसलिए नहीं अभी स्टैब्लिश हुआ है क्योंकि वैक्सीनेशन अभी अप्रूव हुई है और हमारे पास तकरीबन 1.5-2 साल का विंडो टाइम पीरियड नहीं है कि हम उस टाइम तक वेट करें और फिर वैक्सीनेशन स्टार्ट करें। लेकिन इनिशियल फेजेस में कंटिन्यूअसली हम उन तमाम सब्जेक्ट्स को मॉनिटर कर रहे हैं जिनको वैक्सीनेशन लग चुकी है, और उनमें कोई ऐसा लिटरेचर मेरी नजर के सामने से नहीं गुजरा जिसमें उनको परमानेंट डैमेज या परमानेंट कोई साइड इफेक्ट हुआ। डॉक्टर तैयब, आपका एक्सपीरियंस कोई ऐसा इरिवर्सिबल? हाँ, ये जो आपने वीडियो की बात की है तो उससे आपको सबाक से हट के उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ये देख लें कि मेरे अस्पताल में तकरीबन 1500 डॉक्टर हैं, उनमें से 97-98% वैक्सीन लगवा चुके हैं।
तो उनके पास भी इस किस्म की वीडियोस आती हैं। जो कुछ 1-आधा% रह गए हैं, उसकी भी वजह है कि वो किसी वजह से नहीं लग सकते। तो लोगों को चाहिए कि वो ऐसी बातों पे तवज्जो ना ही दें। जी, शुक्रिया। बस just तारिक भाई, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक चीज होती है एडवर्स इवेंट और एक होता है कि एडवर्स रिएक्शन। दोनों के अंदर फर्क ये होता है कि अगर आपने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीनेशन सेंटर आपका ऐसी जगह पे है जो बहुत स्लिपरी है और लोगों ने फ्रैक्चर होने शुरू कर दिए हैं, तो वो एक एडवर्स इवेंट होगा, उसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन हम बात करते हैं उन इवेंट्स की जो कि वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं। और ये जो आप जिस स्लाइड की बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रिटेशन लोगों ने की है। जिस तरह के लोगों ने डिस्क्राइब किया CDC ने कि ये उन लोगों की शरह इतनी थी जो कि कुछ दिनों के लिए they couldn't really go back to work और they were almost as if they were disabled और उन्होंने unable to work इस्तेमाल किया और लोगों ने unable to work को डिसेबिलिटी के अंदर ट्रांसलेट करके उसको फिर फैलाया आगे कि देखो ये वैक्सीन जो है ये तो लोगों को डिसेबल कर रही है, देखो इसके बाद तो लोग काम करना नहीं थे। लेकिन वो सिर्फ ये बात कर रहे थे कि शुरू के 1 आध दिन में लोगों को छुट्टी लेनी पड़ गई। जी, सही कहते हैं। और उसमें फिर रेलेवेंट एक इसी में ही ये क्वेश्चन है कि वो जो एक हेसिटेंसी है वैक्सीन ना लगवाने की कि इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, और इसमें जो है ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऑब्वियसली हम कोई रिलीजियस बॉडी तो नहीं है कि जो हम उसके ऊपर कोई वर्डिक्ट दें, लेकिन कोई कमेंट करेंगे कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जो हलाल नहीं है या हराम है, ऐसी कोई ये डॉक्टर रज़ा आप भी इस पे कुछ कमेंट कर दें और मैं डॉक्टर सलमान से चाहूँगा कि वो भी इस पे कुछ जी देखिए, ये जो इसमें एक रिलीजियस एलिमेंट है और इस पे कमेंट तो कोई मजहबी स्कॉलर की हेल्प से किया जा सकता है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में जिनका कि मुझे अपनी समझ के हिसाब से पता है, इस वैक्सीन में कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई जिसकी वजह से मजहबी हलकों में या उन हलकों में तशवीश पाई जाए जो कि वेजिटेरियन है। तो इसीलिए ना इसमें कोई जानवर का प्रोडक्ट है, ना इसके अंदर कोई खून है, ना इसके अंदर कोई प्लाज्मा है, जिस तरह बहुत से लोग इस बात का सवाल करते हैं। तो हमारी मालूमात तो इतनी है, बाकी वल्लाह आलम के स्कॉलर्स का इसके बारे में क्या ख्याल है। हमारी तरफ से बिल्कुल ये वैक्सीन सेफ है। उसमें तो वो एक मैं चीज़ ऐड कर दूं जी कि जब आप इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इट्स वेरी क्रिटिकल के लोगों को पता चले कि जो RNA वैक्सीन अवेलेबल हैं, they are same RNA which virus produces when it goes into your cell. जब आपको रेगुलर इन्फेक्शन होती है आप उस तरह का mRNA बनाते हैं जो अल्टीमेटली गेट ट्रांसलेटेड इनटू द सेल के वो एंटीजन प्रेजेंट करता है और आप एंटीबॉडी रिस्पांस डेवलप करते हैं। तो जो नई वैक्सीन हैं वो दे आर सेम प्रोसेस जो कि वायरस इटसेल्फ क्रिएट करता है। ओनली थिंग इज कि हम वायरस नहीं दे रहे, हम मैसेज दे रहे हैं टू मेक अ प्रोटीन। इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें हमें वरी करना चाहिए, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी गोज थ्रू एवरी इन्फेक्शन इज द सेम वे। कितनी वायरस हम लेते हैं हर साल, एंड दे गो इनटू द सेल, दे प्रोड्यूस mRNA गोज टू गोल्जी एपेटाइटिस टू मेक एंटीजन और फिर बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो दिस इज सेम प्रोसेस, वी आर जस्ट पुटिंग न्यू एंटीजन इन दैट। और इसमें इफ्तिखार भाई जो एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैक्सीन बनाने के प्रोसेस के अंदर जो चीज़ें हम ऐड करते हैं और मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए या उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, उसमें कुछ चीज़ें बहरहाल mRNA के बगैर होती हैं और उसमें भी कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जिनका कि हम जिक्र करें जो कि उसका वाइस बने। उसमें फिर इसी से रेलेवेंट ये है कि एक जो दूसरा तासुर ये पाया जाता है कि जी इफ़ आई हैड अ वायरस यू विल मुझे अब वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। उसका तो पहले से ही मेरा ख्याल है हमने इसका आंसर कर दिया है। इसमें जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इधर पैनल पे आया है कि विल आई बी फोर्स्ड टू टेक अ वैक्सीन, तो उसमें मेरा ख्याल है डॉक्टर सलमान आप बेहतर बता देंगे क्योंकि इसमें फोर्स कोई नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कोई ट्रीटमेंट किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते हैं। बाय लॉ यूके में तो अलाउ नहीं है। आई एम श्योर कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज में वहाँ पे कंसेंट का कॉन्सेप्ट होता है। हमारा काम है कि वैक्सीनेशन को ऑफर करना, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो कि सही इंफॉर्मेशन देने के बाद इन्फॉर्म कंसेंट हम इसकी बात करते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है जो कि गलत है, आप मिथ्स के ऊपर आपकी एक माइंड सेट हुआ है,
तो मेरी कोशिश ये होगी या तमाम जितने डॉक्टर्स हैं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दें, एक पेशेंट को सही इन्फॉर्मेशन दें। और यही मकसद है इस पूरे सेशन का भी जो आज हम कर रहे हैं कि ये सारी मालूमात जो हम आपको दे रहे हैं ये ट्रूथ के ऊपर और जो प्रैक्टिकलिटीज़ है उसके ऊपर मबनी है, ताकि इनको सुनने के बाद आप अपना माइंड मेक कर सकें कि वाक़ई आपको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान नहीं है, ना हमको कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों को फोर्सफुली वैक्सीनेट करेंगे। और ये पहले भी नहीं हुआ है और ये अभी भी नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो अपना डिसीजन मेक कर सकें। सलमान, इसका एक और एंगल है और वो एंगल ये है कि आप फर्ज करें कि पीसीआर टेस्ट ट्रैवल के लिए कोई भी फोर्स नहीं करता, लेकिन वो ये करते हैं कि अगर आपने पीसीआर टेस्ट नहीं करवाया तो आपको ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इसी तरह कुछ एक बातें सुनने में आ रही हैं कि ट्रैवल पासपोर्ट ये लोग बना रहे हैं। अगर आप हज और उम्रा करने जाते हैं तो मैंने जो वैक्सीन के लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत होती है या फिर आप उधर ही बिठा के वो इंजेक्शन लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली कभी भी फोर्स नहीं करेगी, लेकिन और ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी कंट्रीज आपको फोर्स कर सकती हैं कि आप सर्टिफिकेट लेके आएं। बिल्कुल, देखिए ये तो लेकिन रजा भाई ये वैसे भी होता है, क्योंकि अगर आप उम्रे या हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन की सबमिशन रिक्वायरमेंट होती है। ये हम अफ्रीका ट्रैवल करते हैं या पाकिस्तान या एशिया किसी ट्रैवल करते हैं तो हम पहले यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाते हैं तो फिर जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि मेरे ख्याल में हेल्थ केयर अथॉरिटीज किसी भी कंट्री की वो फॉलो करती हैं। मेरी नज़र में जो है वो मेरे ख्याल में सऊदी अरब ने भी ये कहा है कि अगर आपको उम्रे या हज के लिए आना है तो आपको ये वैक्सीनेशन करवानी होगी। मेरे ख्याल में अवेलेबिलिटी क्यों है, क्योंकि मौजूद है और हमारे पास सेफ्टी प्रोफाइल है, तो ये लोगों के ऊपर है। एटलीस्ट हम उनको डायरेक्टली पुश नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई हम वैक्सीनेशन अभी करंटली कर रहे हैं तो हम उसके साथ पेशेंट को कार्ड देते हैं। आई एम श्योर कि जिन जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है उनके पास वो कार्ड होगा जिसमें उनके पास फर्स्ट बैच और सेकंड वैक्सीनेशन होगा। और होपफुली ये कि कोई शायद परमानेंट कार्ड हो, क्योंकि ट्रैवल रीजंस की वजह से हो सकता है हमें रिक्वायरमेंट हो या दूसरे मुल्क उसकी डिमांड करें। और दूसरा इसमें ये भी पहलू है कि देखें इसमें कोई हमें कोई इंसेंटिव या कोई ऐसा नहीं है और ना ही कोई मनी मोटिव है कि एनीबॉडी इज जिसका आपने पहले जिक्र किया। तो क्लियरली ऑल माय पैनल जितने भी आज लोग हैं वो पिछली दफा भी हमने इस तरह किया था कि हमारा ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। होता है ना, आप क्लियर कहते हैं कि और इनमें से हमारी आज की टॉक में हमारे जितने भी प्रेजेंटर हैं और जितने भी हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं इनमें से हमारा कोई भी किसी किस्म का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और आई एम श्योर के बाकी सारे मेरे पैनल के जो डॉक्टर्स हैं वो इसकी तायीद करेंगे कि इसमें कोई हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि जैसे वैक्सीनेशन मेरे पेशेंट्स को या हमारे इलाके में नेशन वाइड यही पूरा प्रोग्राम है कि पेशेंट के पास ऑप्शन है कि वो वैक्सीनेशन करवाने के लिए अपने जीपी या अपने जीपी जो लोकल सर्विस या फेडरेशन में प्रोग्राम चल रहा है वहां पे जा सकता है। यही पेशेंट जैसे मैनचेस्टर में इत्तेहाद स्टेडियम में अपने आप को बुक करा सकते हैं 8 till 8 7 days a week वहां पे सर्विस है। इसी तरीके से यही पेशेंट फार्मेसी जो सर्विस दे रही है वैक्सीनेशन की उसके पास भी जा सकता है। तो उसमें कोई हमारा ये इंटरेस्ट नहीं है कि ये पेशेंट सिर्फ मेरे पास ही आना है। एनएचएस इंग्लैंड पेशेंट को ये ऑप्शन, ये चॉइस देती है कि वो अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से जब चाहे जहां चाहे जाके वैक्सीनेशन करवा सकता है। और इसमें तारिक भाई एक और जो इंटरेस्ट सबसे बड़ा ये है कि हम अपने मरीजों को, अपने भाई बंदों को किस तरह इन्फेक्शन से बचा सकें। बिल्कुल, जो चीज़ हमारे अवेलेबिलिटी में होगी, जिस तरह की इंफॉर्मेशन हम बगैर लगी लिपटी रखे हुए बता सकते हैं, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे लोगों को इन्फेक्शन ना हो। बड़ा ही दिल दुखता है जब पता चलता है कि हमारे भाई बरादरान जो हैं उनको ये इन्फेक्शन हो रही है, वो हाई रिस्क पे हैं और वो आईटीयू में एडमिट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हमारे तबके में लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन को फिर भी मुज़र समझते हैं और कहते हैं कि उसके बगैर गुजारा हो जाएगा। तो इस तकलीफ की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं कि किसी तरह अपना जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा सकें। देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और भी बताना चाहूंगा कि जो बेम कम्युनिटी है वो 4 गुना ज्यादा रिस्क के ऊपर है एज कम्पेयर टू वाइट एशियंस। यानी अगर एक वाइट ब्रिटिशर को इन्फेक्शन होगा तो उसके 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो एशियन किसी मर्द को या औरत को इन्फेक्शन हो सकता है। फिर एशियंस में आमतौर पे डायबिटीज, ओबेसिटी
ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, ये कॉमन कंडीशंस हमारी एज ग्रुप में और अर्लियर एज में ज्यादा पाया जाता है। 40, 50, 60 साल की उम्र में काफी लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का इशू, डायबिटीज का इशू होता है, जिसकी वजह से उनका रिस्क और डबल हो जाता है इन्फेक्शन कैच करने का और इन्फेक्शन की सीवियरिटी होने का, और उसकी वजह से दे में पास अवे। सो इसलिए हमें ये इस चीज का ध्यान रखना है कि हम सिर्फ अपने आप को वैक्सीनेशन से आपको ये नहीं होगा कि आप प्रोटेक्ट आप हो जाएं, आपके घर में जो आपके वालिदैन हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं, उनको बेसिकली आपको सेव करना है। तो वैक्सीनेशन का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ यंग को मिले, एल्डरली को ना मिले, या एल्डरली को मिले या यंग को ना मिले, सबको मिलना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन होने के बावजूद आप इस वायरस को कैरी कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन आप किसी ऐसे शख्स को पास ऑन कर दें जो कि आपके घर में है, जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी, और उसको बेसिकली उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। बिल्कुल आपने आई विल ऐड समथिंग अंडर दैट कि आप सही कह रहे हैं। हमारे यूएस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी एशियन कम्युनिटी है वो दे आर नॉट इनटू प्रिवेंटिव मेडिसिन। वो उनके लिए वेरी हार्ड टू एजुकेट देम कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और दूसरा हमें जो प्रॉब्लम आ रही है एशियन कम्युनिटी के अंदर कि दे डोंट प्रेजेंट विद द माइनर सिम्टम्स, दे डोंट कम इन अंटिल दे आर रियली रियली सिक। तो वो उनको बड़ा हार्ड होता है उनको ट्रीट करने के लिए। तो नॉट ओनली इज लाइक गिविंग द वैक्सीन, दे नीड टू बी एजुकेटेड कि प्रिवेंशन का क्या फ़ायदा है और अर्ली हेल्थ केयर सीकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही करा। यहाँ भी ये है कि बीएमए कम्युनिटी का जो है वो अभी भी हम काफ़ी हेसिटेंट हैं वैक्सीन लगवाने में। अभी जो ये मिड दिसंबर में जो रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ का जो सर्वे आया था उसमें यही था कि 57% एज कम्पेयर टू कि वो 76% जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो उसको एग्री करेगी वैक्सीन के लिए, तो एक से बिग गैप। तो मेरा सवाल लॉर्ड वाजिद आपसे है कि फिर ये जो बीएमए कम्युनिटी में अभी भी वैक्सीनेशन के लिए इतनी हेसिटेशन है, तो उसके लिए कोई रीच आउट टू बीएमए कम्युनिटी, कोई ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट की तरफ से या पॉलिटिशियन की तरफ से जो कि इसमें कोई रोल प्ले करें, क्योंकि ये इट्स अ बिग गैप टू कवर। जी डॉक्टर साहब, मैं बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा है वो हमारे जो एक्सपर्ट्स वो माशाल्लाह ज़िंदगी उन्होंने गुजर गई इस काम में, तो ये बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने की हैं। आई थिंक पब्लिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अमल दरामद करें, इसको अप्लाई करें ज़िंदगी में, क्योंकि दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। और इतने जो सिंपल तरीके से अब हमारे पैनल ने समझाया है ये लोगों को, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात कह रहे हैं वो क्या होने वाले हैं, गवर्नमेंट नोज रिकग्नाइजेस कि जो बेम कम्युनिटीज़ के हवाले से बिलखसूस एक बहुत ही कम दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है वैक्सीन को लेने में, उसको रिकग्नाइज करते हैं। वो 23 मिलियन पाउंड वो फंडिंग को उन्होंने सामने लेकर आए। लेकिन सवाल ये है कि वो कैसे करेंगे। तो जैसे जो मसाजिद हैं उनमें जो मौलानाज हैं और जो मुख्तलिफ जो मजहबी बिरादरी में स्पीक टू देम एंड उनके थ्रू वो एक पैगाम वो जरूर देंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल डॉक्टर साहब बताऊंगा कि मुझे एक दोस्त है यहाँ लैंकशायर में, कहते हैं वाजिदान ये है पंजाबी में कहते हैं एम कर देने, कोरोना है ही को नहीं थे। तो यकीन करें 2-3 हफ्ते बाद उनको पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था। तो ऐसा वो अनफॉर्चुनेटली उसको आप जाती उसको एक्सपीरियंस करना पड़ा कि ये इशू है। तो दिस इज रियल। कुछ लोग अभी भी वो डिनाइल में हैं। लेकिन आज के जो सेमिनार अगर शुरू से देखें, जैसे हम एक्सपर्ट्स हैं, इनको इनकी जो जिंदगी की ट्रेनिंग है इन बातों में, दे नो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट। मैं भी सुन रहा था, गवर्नमेंट नोज द प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी इशू है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो हमारी बेम कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर, प्लीज ये वीडियोस जो फेक मीडिया को ना इनको प्लीज नजरअंदाज करें और ज़हनशीन करें कि अपनी लव्ड वंस बुजुर्गों की जिंदगी का मसला है, तो इसको लाइटली ना लें। नहीं, ये दिस इज सो इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट 23 मिलियन पाउंड विल बी यूज्ड थ्रू द नेटवर्क्स, कम्युनिटी लीडर्स कमिंग डाउन टू ग्रास रूट्स कम्युनिटी, क्योंकि ग्रास रूट्स में ना ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला है, इसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस एरिया में। जी शुक्रिया। उसमें इसी के रेलेवेंट है डॉक्टर रजा, आपसे क्वेश्चन है कि मतलब एक तो वो ये हमें ईमेल से क्वेश्चन आया कि भी आई डू नॉट टेक दी, मुझे वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, मैं यंग हूँ और मेरा अगर वैक्सीन ना लूँ तो किसी पे कोई असर नहीं होगा, तो इस पे थोड़ा कमेंट करेंगे? जी, एक तो बात ये है कि यंग की डेफिनेशन ये है कि 16-17 साल से नीचे के जो लोग हैं वो उनमें ये बीमारी जो है वो बहुत कम देखी गई है और इसके जो सीरियस इफेक्ट्स हैं वो बहुत कम है। लेकिन इस सवाल का जवाब ये है कि आप कितना सेल्फिश होना चाहते हैं।
क्योंकि हो सकता है कि जो नौजवानों में ये बीमारी जो है मौत का बायस ना बने, लेकिन ये बीमारी जो है एक शख्स से दूसरे शख्स में बहरहाल नौजवान जो है अपना रोल प्ले करते हैं और हो सकता है कि किसी की मौत का बायस बन जाए। एक इसकी बहुत अच्छी मिसाल उन लोगों की है जो कि नर्सिंग केयर होम्स में एज हेल्थ केयर वर्कर्स या उनके स्टाफ के तौर पर काम करते रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हाई मोर्टालिटी खासतौर पे पैंडेमिक के शुरू में इन नर्सिंग होम में देखी गई, जहाँ पे उम्र रसीदा लोग ज़्यादा रहते थे। और उन लोगों को इन्फेक्शन कैसे लगी? उन नौजवानों से, उन जवानों से जो कि बाहर से इन्फेक्शन अंदर लेके आए। तो उनमें से काफ़ी सारे जो वर्कर्स थे वो तो अमवात का उनमें नहीं हुई, लेकिन जो बुजुर्ग थे वो बेचारे लगे गए और उनकी अमवात। अच्छा, एक और सवाल डॉक्टर सलमान आपसे है कि वो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है कि भी कैन मतलब वैक्सीन से कोई फर्टिलिटी ऑन द वुमेन, ये पिछले सेमिनार में भी हमारा ये क्वेश्चन था और हमने एक्सप्लेन किया था। आप ज़रा इसको उर्दू में बता दें कि फर्टिलिटी पे इसका कोई इफेक्ट है इन वुमेन, या ये है कि वैक्सीन से आप को इनफर्टिलिटी पे कोई असर पड़ेगा? डॉक्टर सलमान। डॉक्टर सलमान आपका म्यूट है माइक। अच्छा डॉक्टर जी, अपॉलॉजीज। इसका रीजन जो है वो मैं आंसर में ये दूंगा कि जी फर्टिलिटी के ऊपर इसका कोई डायरेक्टली असर या किसी लिटरेचर के थ्रू मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, और आई डोंट नो इन्होंने कैसे ये इसको इंटरप्रेट किया है। मे बी किसी और पैनलिस्ट को पता हो, लेकिन आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी ऑफ द लिटरेचर, क्योंकि इसके लिए भी ज़रूरत है, आपको टाइम चाहिए। वैक्सीनेशन अभी हमने करना शुरू की है, 1.5-2 महीने हुए हैं पूरी दुनिया में, तो इसका अगर कोई इफेक्ट होता है वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो लिटरेचर पब्लिश हुआ है उसकी बेसिस के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं है। डॉक्टर इफ्तार, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इम्यूनोलॉजी के हवाले से है कि मतलब बच्चों में या प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग में हम ये वैक्सीन दे सकते हैं या इंडिकेटेड है अगर किसी को लगानी हो तो? अभी गाइडलाइन जो है वो ये है कि प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, लेकिन बच्चों में 17 से बिलो नहीं दे सकते, लेकिन अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दे सकते हैं। उसमें कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है वो उनको अपने वैक्सीनेट नहीं करना, तो दे आर इंडिकेटेड फॉर दोस पेशेंट्स। यूके के लिहाज से मैं बस ये ऐड करूंगा तारिक साहब कि जो खवातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं लेकिन वो हाई रिस्क भी हैं, क्योंकि उनको अगर ब्रिटल एस्थमा है या सीवियर कोई ऐसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने क्लिनिशियन से, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और रिस्क बेनिफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हुए अगर ये महसूस किया जाए कि रिस्क ज़्यादा है डिजीज होने का और उसकी वजह से ITU एडमिशन का और मोर्टेलिटी का रिस्क ज़्यादा है, तो उनको वैक्सीनेशन दी जा सकती है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के तौर पर। इसमें सोचने की बात यह है कि लोगों को क्या इस तरह की वरी है वैक्सीनेशन और प्रेगनेंसी के हिसाब से। उसमें एक तो माँ की सेहत के बारे में है, जिस तरह आपने सलमान बताया कि अगर उनको किस तरह की बीमारी है तो उसकी वजह से हो सकता है शदीद बीमारी, और दूसरा फीटस के ऊपर यानी होने वाले बच्चे के ऊपर इसके कोई असरात हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जनरली स्पीकिंग हम लोग ये कहते हैं कि किसी भी किस्म की दवाई जो है वो हमल के दौरान नहीं लेनी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी वैक्सीनेशंस हैं जो कि प्रेग्नेंट वुमन को लगाई जाती हैं, जिसमें फ्लू वैक्सीन आप देखें हर साल लगती है और इसका कोई एडवर्स इवेंट सामने नहीं आया और ना आता है। लेकिन फ्लू और प्रेगनेंसी में जो एक शरह हॉस्पिटलाइजेशन की बहरहाल मौजूद है। इसी तरह अगर आप इसमें देखें कि हमारे पास कोई वजह नहीं है ये बिलीव करने की कि इसका प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा, तो इसीलिए अगर किसी किस्म का इबहाम मौजूद है, तो अगर आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास भी जाएंगे वो भी आपको यही बताएगा कि इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं है। अल्टीमेटली ये आपका एज अ प्रेग्नेंट वुमन अपना इंतहाई ज़ाती फैसला है कि क्या आप इसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। लेकिन एज प्रोफेशनल्स हमारी राय ये है कि आपको ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए और इस इन्फेक्शन से बचना चाहिए। एज इम्यूनोलॉजिस्ट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट हों और आपको लाइव वैक्सीन ना लगवाएं, तो दैट्स टू अवॉइड लाइक पोलियो वैक्सीन, लाइव वैक्सीन है जहाँ पे लाइव वायरस है, MMR की वैक्सीन है, तो वो दोज आर द वन व्हिच वी ट्राई टू से कि ना लगवाएं आप। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये लाइव वैक्सीन नहीं है, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। लेकिन वही बात है कि जो डॉक्टर सलमान कह रहे हैं कि वी ऑफर देम द कंसेंट, गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन एंड लेट देम डिसाइड कि उन्होंने वैक्सीन लगवानी कि नहीं लगवानी, बट आवर जॉब इज टू गिव देम ऑल द राइट इंफॉर्मेशन।
जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसमें एक और इस हवाले से वैक्सीन की सेफ्टी और उसके हवाले से है कि भई इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है फॉर एनीवन इफ वैक्सीन की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये लायबिलिटी के हवाले से डॉक्टर सलमान को इसको बताएँगे कि ये इसका क्या इसके मीनिंग है कि लायबिलिटी की कंपनी के ऊपर है या नहीं है या गवर्नमेंट इसको ले रही है? असल में अभी रिसेंटली एक इशू हुआ कि फाइजर वैक्सीन जब आई थी तो जो ट्रायल्स कंडक्ट हुए थे वो सेकंड डोज उसकी दी गई थी डे 19 और डे 42 के दरमियान, और उसकी वजह से उसको एवरेज आउट किया गया कि जी सेकंड डोज आपकी 21 डेज पे, ये 3 हफ्ते बाद लगनी चाहिए। कुछ अरसे बाद एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जब अप्रूव हुई तो उसका जो सेकंड डोज है वो 3 महीने बाद है, जो कि ऑफिशियली 3 महीने बाद ही लगना है। गवर्नमेंट ने साइंटिफिक रिसर्च एडवाइजर और जो 4 रीजनल सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक उसका जॉइंट स्टेटमेंट फिर पास किया कि जी फाइजर की सिर्फ सेकंड वैक्सीन है वो हमें 3 हफ्ते बाद नहीं बल्कि हमें 3 महीने बाद लगानी चाहिए, क्योंकि उसकी फर्स्ट डोज तकरीबन 89% प्रोटेक्शन देती है और जो उसकी सेकंड डोज है वो उसको पुश अप करके 95 तक ले जाती है। तो इससे बेहतर ये है कि हम सेकंड डोज जो है उन्हीं इंडिविजुअल्स को दें, हम ये सेकंड डोज उन पेशेंट्स को दे दें जिनके पास कोई प्रोटेक्शन या कोई कवर नहीं है और वो 89-90% कवर हो सके। इस रैशनल को उन्होंने देखते हुए सेकंड डोज जो है वो लोगों को नहीं मिली और वो हमने नए इंडिविजुअल्स को दी है। अब जब फाइजर की ओवरऑल अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो जो कंपनी है उसने ज़ाहिर बात है कि जो ट्रायल कंडक्ट किया है उसने एक स्ट्रक्चर पे कंडक्ट किया है और उसने ये बताया था कि जी आपको 3 हफ्ते के ऊपर लगनी चाहिए, लेकिन अगर उसका साइंटिफिक एक एंगल देखा जाए तो उस बेसिस के ऊपर ये सीएमओस का डिसीजन आप सही समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवरेज मिल सके, ताकि ये कि हम ज्यादा से ज्यादा तेजी से अपना प्रोग्राम को फैला सकें। क्योंकि दो एंगल हैं, देखें इसमें ये कोई बहुत इजी और सिंपल प्रोसेस किसी के लिए भी नहीं है, चाहे इसमें वर्कफोर्स हो चाहे इसमें गवर्नमेंट हो, क्योंकि इन वैक्सीन की नंबर 1 सप्लाई नहीं है इतने तौर पे, पूरी दुनिया में इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी इतनी तेजी से प्रोडक्शन हो नहीं रही है। ऑलरेडी हमारे पास इशू क्रिएट हो चुके हैं कि जी ये वैक्सीन जो है वो कितनी मिकदार में अब यूके में पहुंचेगी, कितनी मिकदार में यहाँ पे बन रही है, ये उसे आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को इन्होंने बैलेंस आउट किया है। और जो इसकी लीगैलिटीज या जो लायबिलिटीज हैं वो इसी वजह से हैं कि अगर किसी को वैक्सीन टाइम पे ना लगी और फिर उसको कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन आई थिंक इसको लीगली गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएटली कवर कर लिया है। बीइंग क्लिनिशियंस हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे पास अवेलेबल हो हम उसको साइंटिफिकली असेस करके लोगों को लगा सकें, और आई थिंक करंट मेथोडोलॉजी इज राइट। अच्छा, इसमें तारिक भाई, इसमें सवाल जो है ना उसको थोड़ा सा अगर आप डिफरेंट एंगल से देखें, जो लायबिलिटी का मतलब क्या है, लेकिन लायबिलिटी बड़ी डिफरेंट तरीके की होती है। इस तरह के जो मैस इनिशिएटिव होते हैं उसमें गवर्नमेंट इसको अंडरसाइन जरूर करती है कि अगर वैक्सीनेशन जैसी एक बड़ी चीज के जरिए कोई ज्यादा किसी को हार्मफुल इफेक्ट आता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है। मैं आपको एक और इसकी मिसाल देता हूँ। हेपेटाइटिस सी जो है वो 1990 के अंदर दरियाफ्त हुआ और ये खून के जरिए दूसरे शख्स में फैलता है। इससे पहले हीमोफीलिक्स जिनको कि बहुत रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स मिलती हैं ब्लड की, उनके अंदर जब उन्होंने देखा तो तकरीबन 100% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर ये वायरस उनको नजर आया। हुकूमत ने उन सबको कॉम्पनसेट किया और उनकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की। इसी तरह वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स की वजह से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो गवर्नमेंट की एक स्पेशल बॉडी है जो कि इस चीज को मॉनिटर करती है। अगर उनको कोई क्लेम जाता है इस तरह का, उसको वो परख के और उनको बाकायदा कॉम्पनसेशन देती है। तो अब अगर लायबिलिटी की बात यह है कि इस सारे प्रोसेस का जिम्मेदार कौन है, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट है। आप लोग उनको हेल्प कर रहे हैं और आप दूसरी वजूहात की वजह से अपनी जाती प्रोटेक्शन के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज ऑन ऑफर है नहीं है। आपके पास ये चीज बेस्ट है, हथियार है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वरना चांस है कि आपको बीमारी शदीद लग सकती है। अच्छा, इसी से रेलेवेंट एक इंडेमनिफिकेशन प्रोसेस है किसी भी ट्रायल का, वो इस इम्पोर्टेंट इंडेमनिफिकेशन ये होती है कि ट्रायल को कौन कवर कर रहा है फॉर द लायबिलिटी। तो जो वैक्सीन ट्रायल्स होते हैं उनको गवर्नमेंट को करना पड़ता है बिकॉज कास्ट इज टू मच। नो प्राइवेट इंडस्ट्री कैन इंडेमनिफाई अ ट्रायल ऑफ सच बिग स्केल, क्योंकि यू टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स नॉट मिलियंस। तो इसलिए जो है ये इस तरह जो ट्रायल होते हैं द गवर्नमेंट हैज टू इंडेमनिफाई नॉट द समवन एल्स।
तो डॉक्टर खान आपसे ये सवाल है कि ये वो एक क्वेश्चन और है कि इस वैक्सीन जो है ये सारे जो डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19 है, एज़ यू नो कि भी मीडिया में काफ़ी सारा डिफरेंट स्ट्रेन आया है, तो अभी ये जो कोविड वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, आपके ख्याल में ये उनको कवर करेंगी इम्यूनिटी के हवाले से? अभी एक न्यूज़ आई थी मडर्ना वालों की कि उनकी जो वैक्सीन है दे डिड अ स्टडी ऑन दैट कि वो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई हैं लोगों के अंदर आफ्टर वैक्सीन डू दे न्यूट्रलाइज द वायरसेस जो कि न्यू स्ट्रेन है एंड दे उनको उन्होंने देखा है कि वो इट वर्क्स। तो इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीन है मे नॉट बी 100% इफेक्टिव लेकिन स्टिल इफेक्टिव इन दोज पेशेंट पॉपुलेशन। और दूसरी बात ये है कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल जो क्लिनिकल जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है कि हाउ टू स्टडी वैक्सीन इन अ पॉपुलेशन व्हिच यू डोंट नो कि उनको कौन सी इन्फेक्शन होगी। आपने लोगों को वैक्सीन दे दी और उनको देखेंगे कि कौन से वायरस से इन्फेक्ट होते हैं वो एंड देयर व्हेन दे गेट द इन्फेक्शन फिर आप उसको सीरोटाइपिंग करेंगे देखेंगे उनको कौन सी इन्फेक्शन हुई थी। तो फिलहाल तो इस करंट सिचुएशन के अंदर द वैक्सीन जो हमें अवेलेबल है वो लगवानी चाहिए और जब ये डेटा इनफ हो इकट्ठा हो जाएगा कि जिन फिर लोगों को वैक्सीन लगी है और उनको इन्फेक्शन हुई है और उनकी उनकी सीरोटाइपिंग हुई है कि उनको किस चीज़ की इन्फेक्शन हुई देन द ओनली थिंग विल नो। अच्छा एक इसमें और एक और इसमें एंगल जो दूसरा है वो ये है कि ये जो इस वक्त साइंसी और हुकूमती हलकों में ये बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है कि ये जो नया वेरिएंट है जो मुख्तलिफ किस्म की इन्होंने कोरोना वायरस को दरियाफ्त किया है कि क्या आपकी वैक्सीन उससे प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं, जो इफ्तिखार भाई अभी जवाब दे रहे थे। लेकिन इसमें जो है ना किसी को भी पता नहीं है अभी कि क्या ये बात वाकई हकीकत बन के उभरेगी कि नहीं उभरेगी। लेकिन ये एक इतनी बड़ी खबर होगी कि आप सबको खबरों में उसका हम सबसे पहले पता चलेगा। क्योंकि जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें सिर्फ वो पता है जो अभी तक बातें सामने आई हैं। हो सकता है कोई 10 हफ्तों के बाद हम आपको ये कह रहे हो कि हाँ ये जो नया वेरिएंट है इसकी वजह से वैक्सीनेशन जो है आपको कवर नहीं करती। लेकिन इस वक्त हम आपको ये कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है। हमें जितनी इंफॉर्मेशन हम सबको पास एज ए प्रोफेशनल है कि वो जो नया वेरिएंट है वो उसके साथ कवर होता है। वेरी गुड। एक और पैनल पे ये क्वेश्चन है इस पे चैट में कि ये इफ्तिखार मेरा ख्याल है आप बेहतर आंसर करेंगे कि ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो है सिर्फ एंटीबॉडी रिस्पांस प्रोड्यूस करता है या ये सेल ट्रिगर इम्यूनिटी भी ये प्रोड्यूस करता है वैक्सीन? जब आप मैसेंजर आरएनए यूज़ कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट प्रोड्यूसेस द प्रोटीन। एडवांटेज ये है कि जब आप वायरस के इन्फेक्शन देते हैं तो वायरस जो जाके एम्बेड करता है डीएनए के अंदर अपने आप को और देन इट प्रोड्यूस एमआरएनए। इस सिचुएशन के अंदर हम सिर्फ एमआरएनए दे रहे हैं लेकिन जब प्रोटीन बन जाती है वो चीज़ एंटीजन आरएनए की वजह से तो दैट ट्रिगर्स सेलुलर एंड ह्यूमरल रिस्पांस बोथ। इसलिए इट्स वेरी क्रिटिकल कि जो हम टेस्ट रन नहीं करते सेलुलर इम्यूनिटी के लिए वो चेक्स द एंटीबॉडी लेवल जिस पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो नॉट रिकमेंडेड एट दिस पॉइंट कि आप एंटीबॉडी लेवल चेक करें। लेकिन ऑल द वैक्सीन जिन लोगों को इम्यून डेफिशिएंसी होती है उनको भी हम ये कहते हैं कि इवन दो देर कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज जिनको कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी है उनको हम वैक्सीन देते हैं बिकॉज वी नो दैट दे विल गेट ए सेलुलर रिस्पांस दैट कैन बी बेटर देन नॉन प्रोटेक्टिंग देम। उनको भी हम कहते हैं कि हम वैक्सीन लगवा लें इवन दो कि आपने एंटीबॉडी नहीं बनानी बट यू विल हैव अ सेलुलर इम्यूनिटी रिस्पांस। अच्छा, अब हम मेरे ख्याल है अपने टाइम से काफ़ी ओवर हो गए हैं। एक आध लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सारे अपने पैनल से कहूँगा कि वो अपना मैसेज जो भी है वो देना चाहें। एक ये है कि डॉक्टर इफ्तिखार आपसे रेलेवेंट होगा कि एक और एतराज़ जो होता है कि ट्रायल्स में जो है हमारी एथनिक माइनॉरिटी बैकग्राउंड्स जो है कोई ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रही उसमें या उसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो इससे वो इन्फर करते हैं कि भाई क्या पता हमारे पे ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। इसमें कितनी ट्रूथ है? इट इज़ ट्रू। अब हिस्टोरिकली देखें तो जब सिफिलिस के ट्रायल हुए थे जब बाकी अब्यूज़ हुआ था लोगों का प्रिजनर्स का और उन लोगों का वो माइनॉरिटीज़ का अब्यूज़ हुआ था। तो लेकिन जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं अब आई इनरोल मोर देन 300 पेशेंट पर मंथ इन द क्लिनिकल ट्रायल्स उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं बहुत ही वेरी वेरी लो क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं है और दे आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू गेट इन द क्लिनिकल ट्रायल। तो इसलिए वो बात सही है आपकी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो इतनी रिप्रेजेंट नहीं होती जितनी होनी चाहिए। लेकिन उसमें मेरे ख्याल में लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है कि हमने उनको एजुकेट नहीं किया
कि दे कैन बी पार्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस। जी शुक्रिया। डॉक्टर सलमान, एनीथिंग आप कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे या कोई और चीज़ हमने कोई कवर नहीं की बिफोर हम इसको कंक्लूड करें? 2 हफ्ते पहले मैं कंक्लूड भी कर देता हूँ क्योंकि ओवररन डेफिनेटली हो गए हैं। हाँ, ठीक है। स्टेज जो बेसिकली साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी जो है उन्होंने जब डेटा पब्लिश किया था उसमें यही था कि 72% जो है वो ब्लैक्स ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन नहीं लगवानी। 52% जो थे वो एशियन थे जिनका नहीं लगवानी, और 79% के करीब हमारे पास वाइट से जिनका कि हमें वैक्सीनेशन लगवानी है। तो ये बहुत बड़ा गैप है और उसकी वजह ये है कि ये हिस्टोरिकल एक ऐसा एलिमेंट है कि क्योंकि इन द पास्ट वैक्सीनेशन ट्रायल की गई हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप्स में, अफ्रीकन कंट्रीज में, तो वो एक उनके अंदर एक माइंडसेट क्रिएट हो गया है जिसमें पढ़े लिखे लोग और डॉक्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने बताया कि नहीं, अगर आप पूरे डिटेल पढ़ें इन तमाम वैक्सीन्स की तो उसमें ये माइनॉरिटी ग्रुप बहुत छोटा है जिसको वैक्सीनेशन जिसके ऊपर ट्रायल की गई है, और ज्यादातर उसके अंदर वाइट्स ही बेसिकली शामिल हैं। बेम कम्युनिटी को जितने भी एशियंस अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि देखें, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। यंग इंडिविजुअल्स अपने साथ ये वायरस लेके घर जा सकते हैं और अपने बड़े बूढ़ों को लगा सकते हैं और वो दे में एंड अप इन हॉस्पिटल एंड अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता वो इंतकाल कर सकते हैं, जो कि मैंने बेशुमार केसेस देखे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी डेली बेसिस के ऊपर मैं जब से वैक्सीनेशन पूरा प्रोग्राम और कोरोना स्टार्ट हुआ इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और काफ़ी हमारे पास हॉरर स्टोरीज हैं डॉक्टर से लेके एक आम इंडिविजुअल्स। तो मेरी सबसे रिकमेंडेशन और गुजारिश ये है कि अभी जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे दी, मेरे कोलीग्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, बाकी लोगों ने, वो सारी एक प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के तौर पे जिसमें हमारा कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं शामिल है। हम चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं क्योंकि हमारा ये अपटेक पुअर होना, एक सोसाइटी में हम रहते हैं, हमें बेसिकली उस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। बीइंग एशियंस हम चाहते हैं कि हमारे लोग भी आगे आएँ और इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा बने जिस तरीके से वाइट लोग बनते हैं। और ये प्रोग्राम, ये बेसिकली एसोसिएशन इसी पर्पस के लिए है, और मेरे लिहाज से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको परेशान होना चाहिए। ना इसमें अभी तक करंट वैक्सीनेशन जो अवेलेबल है उसमें कोई हलाल का और हराम का कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल हलाल हैं बेस्ड ऑन द अवेलेबल लिटरेचर, और सेफ भी हैं। जी, डॉक्टर तैयब, आप अपना कोई मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी के लिए? देखिए, वेरी ब्रीफली यही है कि जो पैंडेमिक है ये दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में सबसे बड़ा इवेंट है। इससे निकलने का जो अब तक तरीका सामने आया है वो वैक्सीनेशन है, इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आपने इनइक्वालिटीज़ की बात की, अगर हमारी कम्युनिटी वैक्सीनेशन में पीछे रह गई तो शायद ये इनइक्वालिटीज़ और जो समाजी फासला है ये शायद और ज़्यादा हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस फासले को कम से कम करें। और आखिरी बात ये कि यूके गवर्नमेंट ने कुछ मिस्टेक्स भी की हैं, लेकिन जहाँ तक वैक्सीनेशन है, इस वक़्त यूके दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा आगे है। बहुत सारे मुल्कों में तो अभी वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। इसलिए जब हमारे लोगों को वैक्सीन का खत आए या उनको फ़ोन कॉल आए, तो वो बिल्कुल उसके बारे में सोचें, लेकिन सारी मालूमात के मुताबिक जो एविडेंस है, इस वक़्त वैक्सीन ही बड़ी सेफ है और इसको जल्द से जल्द लगवाएँ। जी, लॉर्ड वाजिद खान, आप कोई कम्युनिटी को मैसेज अपना कोई देना चाहें? डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी रेगुलेटरी जो एजेंसीज़ हैं, एमएचआरए, बहुत ही रिगरस हैं, दुनिया में उनका रेपुटेशन है, तो वो हमेशा अपने चेक्स करते हैं टू मेक श्योर इट इज़ सेफ फॉर हिज पीपल। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं आई एम मार्ried इनटू फैमिली डॉक्टर्स, मेरे ब्रदर इन लॉ भी बर्मिंघम में काम करते हैं फ्रंट लाइन, वो मुझे बताते रहते हैं अभी जो एज ग्रुप वो कम हो रहा है, यंगस्टर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, और ये जो वायरस स्ट्रेन्स है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंशाल्लाह वैक्सीन को भी ऐसे भी अगर आने वाले वक्त में चेंज भी कर सकते हैं, अडैप्ट भी कर सकते हैं, सो ईजी टू मेक श्योर इट कवर्स ऑल द स्ट्रेन्स। तो ये मैं इंतहाई मशकूर हूँ 3 मीम फाउंडेशन और आपका, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त ये वेबिनार अरेंज किया है, और बिलखसूस मैंने यकीन करें जो हमारे पैनल से मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है, और मैं बहुत दिलचस्पी से मुझे भी एक नॉलेज मिला है कि मैं बाकी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, लीडर्स के साथ मेरी जो मीटिंग्स होगी, ये जो जिनके लोगों के ज़हन में था कुछ अनसर्टेनिटी, आज जो जिस तरीके से उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली जो आपने वो क्वेश्चंस पढ़े थे उन्होंने आंसर किए, मेरे ख्याल है हमारी कम्युनिटीज़ को ये यूट्यूब और फेसबुक पर वापस विजिट करें और ये मैसेजेस अपने दोस्तों और फैमिलीज़ को ये भेजें, क्योंकि इस वेबिनार में बहुत से आंसर्स हैं जो लोगों के दिमाग में, ज़हन में थे क्वेश्चंस। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रज़ा नकवी, आप अपना कोई मैसेज कम्युनिटी के लिए?
जी, इसमें जो इन सारी बातों का लबा-लबाब ये है कि फ़ैसला आपको अपनी ज़ाती हैसियत में करना है और आपको एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए और आपको इन सारे कामों में ज़रूर जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि हम यूके में बैठे हुए बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें इन सारी चीज़ों के लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। आप उन ममालिक में जाके देखें जहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए लंबी कतारें लग सकती हैं और वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का मसला आ जाएगा और इस तरह की सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ ये कि ये मुकम्मल तौर पे फ्री है, बल्कि हम जैसे लोगों को जो कि इस मुल्क में अंदर माइनॉरिटी हैं, उन सब का भी उतना ही ख्याल कर रहे हैं जितना कि हम लोग करें। तो हमें अपना आगे बढ़कर 2 कदम वो बढ़ें तो हम 4 कदम आगे बढ़ाएं और सबका भला सबकी खैर के तौर पे इसमें हिस्सा लें। जी, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा डॉक्टर इफ्तिखार, आप भी हमारी कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज, आप तो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह, ट्रायल की भी आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो हमारी कम्युनिटी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है कि हमने एक आज ये डिस्कस नहीं किया, वो हर्ड इम्यूनिटी है। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें 65% से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो इफ़ वी वांट टू प्ले कार्ड इन अवर कम्युनिटी, कि हमारी जो कम्युनिटी है वो सोसाइटी की इन बिगर पिक्चर के अंदर कंट्रीब्यूट करे। तो नॉट वैक्सीन इज नॉट ओनली नीडेड फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर पेरेंट्स टू प्रोटेक्ट देम, बट वी नीड वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द होल सोसाइटी। तो हम तभी वो रोल प्ले कर सकते हैं जब हम खुद वैक्सीनेट करें और लोगों को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो बिगर यूके सोसाइटी के अंदर या अमेरिका के अंदर अपना रोल प्ले कर सके कि जो हर्ड इम्यूनिटी के लिए। तो मैंने खुद 2 दफ़ा दोनों वैक्सीन लगवाई हैं, दोनों डोजेज़। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और मैंने मेरे बाकी घर वालों ने लगवाई हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ प्लीज़ प्ले योर रोल फॉर योरसेल्फ, फॉर योर एल्डरली पेरेंट्स, एंड आल्सो बी पार्ट ऑफ द बिगर सोसाइटी। कि आप जब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव नहीं कर सकते। तो सिर्फ वाइट पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाने से मसाल नहीं होगा, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। जी, बहुत शुक्रिया। हमने अपना जो टाइम था उससे थोड़ा हम एक्स्ट्रा गए हैं, लेकिन ये है कि हमारी कम्युनिटी के लिए माशाल्लाह जो हमारे पैनल में जितने भी डॉक्टर्स थे, इन्होंने बड़ा यूज़फुल और हेल्पफुल हमें कम्युनिटी के लिए पैगाम भी दिया है और इसको एक्सप्लेन भी किया है। और मैं थैंकफुल हूँ कि जो पैनल में डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर तैयब, डॉक्टर सलमान और डॉक्टर नकवी, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ासकर लॉर्ड वाजिद खान का कि उन्होंने हमें टाइम दिया और वो इस कम्युनिटी के इस में शामिल हुए हैं। मेरा भी मैसेज जो थ्री मीम फाउंडेशन की तरफ से कम्युनिटी के लिए यही है कि वैक्सीन जितना अभी तक हमारे पास इसका एविडेंस है, ये सेफ़ है और इसको लगवानी चाहिए। और इसमें ये है कि ना आप अपने लिए प्रोटेक्ट करेंगे, बल्कि अपने बुज़ुर्गों को, अपनी फैमिलीज़ को और वाइडर कम्युनिटी सबके लिए ये एक सेफ्टी का बायस होगा। तो मैं विद द हेल्प ऑफ ऑल आवर पैनल यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सब लोग इस वैक्सीन को विदाउट हेसिटेशन इसको लगवाएँ और फॉर द सेफर कम्युनिटी। तो मैं अब इसको कंक्लूड करता हूँ और उम्मीद है कि ये हम इसको अवेलेबल भी होगा हमारा यूट्यूब चैनल पे भी और फेसबुक पे भी इसकी कवरेज अवेलेबल होगी। जिन लोग मिस किया या जो दोबारा इसको सुनना चाहें उनके लिए अवेलेबल होगा। तो मैं आखिर में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।